मुखराज योगी, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, लास्ट अपना जो टॉपिक हमने कौन सा शुरू किया था, जलवायु वाला पार्ट शुरू किया था। पिंकी मीणा, राधे राधे, हरीश कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, ओम प्रकाश नागर गुड मॉर्निंग। ठीक है, लास्ट एक डायग्राम हमने बनाया था, याद हो तो आपको वापस बताना है, उसको वापस बता देंगे। ठीक है, ध्यान देना। लास्ट जब जलवायु वाला जो पार्ट हमने शुरू किया था, राजस्थान की जलवायु जो हमने शुरू की थी, तो इसमें हमने कहा था राजस्थान की जलवायु में 1% भाग है वो किसका है, आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु। किसका है आपका उष्ण कटिबंध जलवायु, उष्ण कटिबंधीय। और हमने कहा था 99% भाग है वो क्या है आपकी उपोष्ण कटिबंध जलवायु। कौन सी है? उपोष्ण कटिबंध जलवायु है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमने कहा था कि इसका विभाजन हम अक्षांश रेखाओं के आधार पर करते हैं। इसका जो विभाजन है वो किसके आधार पर करते हैं? अक्षांश रेखाओं के आधार पर। और हमने कहा था इसका जो विभाजन है वो किसके आधार पर? अक्षांश रेखाओं के आधार पर। और इसमें भी हमने कहा बिल्कुल मध्य में जो एक रेखा खींचते हैं वो कौन सी आपकी 0 डिग्री आपकी विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उसके बाद में हमने 23.5 डिग्री आप खींची उस कर्क रेखा। उसके बाद में हमने 66.5 डिग्री, ऊपर का ही बना दे रहा हूँ, नीचे का नहीं बना रहा मैं एक बार। ठीक है, तो हमने कहा ये क्या है आपकी 0 डिग्री आपकी क्या है अक्षांश रेखा थी। ये आपकी कौन सी थी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे आप क्या कह रहे थे? कर्क रेखा के नाम से। उसके बाद में हमने कहा ये 66.5 डिग्री आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम आर्टिक वृत्त है या उत्तरी आर्टिक वृत्त है, वो इसको कह रहे थे। और सबसे ऊपर हमने कहा यहाँ 90 डिग्री हमें क्या है अक्षांश से देखने को मिलता है। इतनी बात हुई थी। हमने कहा इन दोनों के बीच में 0 से लेकर 23.5 के बीच में ताप कटिबंध की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है आपका उष्ण कटिबंध आता है। क्या आता है? उष्ण। इसके बाद में ये आपका क्या है? शीतोष्ण कटिबंध आता है। क्या आता है? शीतोष्ण कटिबंध। सबसे ऊपर आपका क्या आता है? शीत कटिबंध। कौन सा? शीत कटिबंध। लेकिन एक कटिबंध और आते हैं, जैसे वैसे अगर ये तो ताप के आधार पर कटिबंध की अगर बात करते हैं ना, आप कटिबंध कटिबंध की अगर बात करते हैं तो इसे 2 आधार पर बांटा जाता है। एक तो ताप कटिबंध होता है और एक क्या होता है? दाब कटिबंध होता है। क्या होता है? दाब। ताप कटिबंध है वो 3 भागों में बांटते हैं, और ये 3 भाग कौन से हैं? जो आपके सामने लिखे हैं। उष्ण कटिबंध, उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। गर्म को ही हम क्या बोलते हैं? उष्ण। तो कहने का मतलब है अगर आपसे पूछा जाए सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन किन 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य हो रहा है, तो आप कहेंगे सर उत्तर में तो सूर्य कहाँ तक जा रहा है आपका? 23.5 डिग्री। कहाँ तक? उत्तर में। और दक्षिण में कहाँ तक जाएगा? आप कहेंगे सर 23.5 डिग्री आपका 23.5 डिग्री दक्षिण का जो पार्ट है आपका, नीचे क्या है आपका 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जो साउथ का है, जिसे आप मकर रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मकर रेखा। आपको डायग्राम याद है? हमने कहा था कि 21 मार्च को सूर्य कहाँ पर लंबा चमक रहा है? 21 मार्च को सूर्य कहाँ पर लंबा चमक रहा है? बांसवाड़ा कर्क रेखा। किसी दिन तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, सामने मेरे को छत से कूदना पड़ेगा है? ये डायग्राम याद नहीं है क्या? मैंने कहा 21 मार्च को कहाँ पर है ये? 0 डिग्री पर। कहाँ पर था? फिर हमने 22 मार्च को मैंने कहा ऊपर बढ़ना शुरू होता है, और 21 जून को कहाँ पर जाएगा ये? कर्क रेखा पर। फिर वापस नीचे आता है, तो 23 सितंबर को वापस कहाँ पे आ रहा था ये? विषुवत रेखा पर। और वापस नीचे की तरफ जा रहा था, तो 22 दिसंबर को कहाँ जा रहा था ये? मकर रेखा पर। ये डायग्राम बनवाया था, याद आ रहा है? नए बच्चों को छोड़ दें, जो शुरू से आ रहे हैं उनको ये याद आ रहा है कि ऐसा कोई घटनाक्रम हमने कभी क्लास में कभी देखा था, पढ़ा था, सोचा था, हुआ था? इतना तो याद है। शुक्र है, कम से कम ये तो याद है कि बनाया था ऐसा कोई। मैंने कहा 0 डिग्री को विषुव कहते हैं। क्यों कहते हैं विषुव? तो मैंने आपको बताया था वहां पर कि दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि जिस दिन होती है उसी दिन विषुव की स्थिति होती है। और मैंने आपको यह भी बताया था जब सूर्य आपका भी यहाँ पर है 0 डिग्री पर लंबा चमकता है, तो दोनों गोलार्धों में प्रकाश इसका बराबर जाता है, इसलिए दिन रात की अवधि दोनों गोलार्धों में क्या होती है? बराबर होती है। याद आ रहा है? और उसीलिए मैंने कहा कि सूर्य है 2 बार 0 डिग्री पर लंबा चमकता है जब ऐसी स्थिति बनती है। एक मैंने कहा 21 मार्च को, और एक आपकी 23 सितंबर को। और 2 बार विषुवत रेखा पर विषुव की स्थिति बनती है, और इसलिए हमने कहा 0 डिग्री को आप क्या कह देते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। याद आ रहा हो तो? हो रहा है? और उसमें मैंने कहा था जब सूर्य इसको उत्तर में आना शुरू होता है तो आप कहते हैं सूर्य का उत्तरायण, और इसके दक्षिण में आना शुरू होता है, दक्षिण की तरफ बढ़ता है, तो आप क्या कहते हो? दक्षिणायन। याद आ रहा है? और मैंने ये भी कहा था अंतिम आपके उत्तर में कहाँ तक आता है? 21 जून को कर्क रेखा पर। कहाँ पर आता है? कर्क रेखा। मतलब 23.5 से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी हालत में। ऐसा नहीं है कि 23.5 के बाद में कभी 24 चला गया, कभी नहीं जाएगा। लास्ट अगर जहां तक ऊपर तक जाना होगा इसको, कहाँ तक जाएगा? लास्ट आपका 23.5 तक जाएगा। और लास्ट नीचे जब इसको आना होगा तो लास्ट कहाँ तक आएगा? ये मकर रेखा तक। कहाँ तक आएगा? मकर रेखा। इस मकर रेखा से आगे नहीं जाएगा कभी भी।
तो कहने का मतलब नीचे आएगा तो मकर रेखा, ऊपर जाएगा तो कर्क रेखा, इन्हीं के बीच में सूर्य ऊपर नीचे आपसे लंबवत अपना प्रकाश है वो डाल रहा है। और जितना लंबवत प्रकाश होता है तो तापमान ज्यादा होता है कम होगा? अरे भाई मैंने बताया था कि भाई ये अगर पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है यहाँ पर, और मैंने कहा यहाँ पर एक प्रकाश तो ये आ रहा है और एक प्रकाश सूर्य का ये जा रहा है, तो ये बिंदु आपका ए है और ये बिंदु क्या है आपका बी है। तो किस बिंदु पर सूर्य का प्रकाश लंबवत आ रहा है? ए पर। तो किस बिंदु पर सूर्य का प्रकाश कम दूरी तय कर रहा है? ए पर। ज्यादा दूरी कहाँ पर आ रही है? बी पर। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश क्या आ रहा है? तिरछा आ रहा है। क्या आ रहा है? तिरछा। तो लंबी दूरी तय कर रहा है तो तापमान में कमी आएगी नहीं आएगी? और यहाँ पर लंबवत होगा तो तापमान में उतनी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। जहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत आएगा वहां पर तापमान क्या होगा? ज्यादा। और तापमान ज्यादा होगा तो वहां पर गर्मी होगी नहीं होगी? गर्म होगा नहीं होगा? और इसी को हम उष्ण कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? गर्म होने को ही हम क्या कहते हैं? उष्ण। उष्ण का मतलब ही क्या होता है? गर्म। अब 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में सूर्य क्या है? कभी ना कभी लंबवत जा रहा है नहीं जा रहा? और मैंने ये भी बताया था ये 23.5 तक ही क्यों जाता है, ये आगे 24 क्यों नहीं चला जाता, 25 क्यों नहीं चला जाता, या कभी कभी 20 पर ही क्यों नहीं रह जाता? ये 23.5 ही क्यों फिक्स कर रखा है इसने? तो मैंने बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री के झुकाव के साथ घूर्णन कर रही है? 23.5 डिग्री। बचपन में पढ़ा होगा छठी क्लास में एनसीईआरटी में कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव लिए है, इसीलिए ये कहाँ तक जा रहा है? उत्तर में और दक्षिण में 23.5 तक है। अगर पृथ्वी 25 डिग्री झुकी होती तो आपकी कर्क और मकर रेखा का निर्धारण 25 पे होता। अगर 20 डिग्री झुकी होती तो कहाँ पे होता? 20 पर। लेकिन कितना झुकाव है? 23.5। इसलिए कर्क और मकर रेखा यानी सूर्य का सबसे उत्तर में जाना और सबसे दक्षिण में जाना कहाँ तक रहेगा? 23.5। और इन्हीं 23.5 के बीच में जब तापमान ज्यादा रहेगा तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर देखो उष्ण कटिबंध। क्या नाम दिया देखो इसको? उष्ण। उष्ण का मतलब गर्म। इसे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो हल्का सा प्रकाश का तिरछापन आएगा नहीं आएगा? और तिरछापन आएगा तो तापमान हल्का सा क्या रहेगा? कम रहेगा। तो कम रहेगा तो हल्का सा क्या ठंडा रहेगा, तो इसे ऊपर वाला जो कटिबंध रहेगा उसको क्या कह दिया आपने? शीतोष्ण। और सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहाँ पर जाती हैं इसकी? सबसे ध्रुवीय क्षेत्रों में, सबसे लास्ट वाले पार्ट में। और वहां पर ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रकाश की किरणें लंबवत की बजाय तिरछी जा रही हैं, तो यहाँ पर तापमान सबसे कम पाया जाता है। तापमान क्या होगा? सबसे कम पाया जाएगा। और तापमान कम पाया जा रहा है तो यहाँ पर ठंडा होगा या गर्म होगा? ठंडा होगा। और ठंडे को ही आप क्या कह देते हो? शीत कह देते हो नहीं कह देते? तो ताप के आधार पर जो आपके 3 कटिबंध बांटते हैं ना आप, कौन से? उष्ण है, शीतोष्ण है, और एक आपका कौन सा? शीत कटिबंध है। ठीक है। वहीं दाब के आधार पर, दाब के आधार पर 3 कटिबंध और बांटते हो आप। वो कौन से होते हैं? एक तो विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है, एक तो क्या होता है? विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, निम्न वायुदाब क्षेत्र। यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। एक आपका जो उपोषण जो कटिबंध पड़ते हैं ना, उपोषण कटिबंध, ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, हाई प्रेशर का बेल्ट होता है। उसके बाद में उपध्रुवीय, ये अभी काम का नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख रहा। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, लो प्रेशर बनता है यहाँ पर। उप ध्रुवीय लो प्रेशर निम्न वायुदाब का। एक चौथा है ध्रुवीय उच्च वायुदाब, एक चौथा भी कर देते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब हाई प्रेशर। ठीक है। तो ये अभी अपने काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है उपोषण कटिबंधीय हाई प्रेशर। अब उपोषण कटिबंध की अगर दाब वाले की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर ये आपका 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के जो बीच का जो क्षेत्र होगा, यहाँ 23.5 से इस 30 डिग्री के ये बीच का जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है बीच का, इसी को ही हम क्या कहते हैं? उपोषण कटिबंध। क्या कहते हैं आपका? उपोषण कटिबंध। क्या कहते हैं? उपोषण कटिबंध। ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका? आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है? आप कहेंगे सर 23.5 से लेकर किस कहाँ तक जा रही है? ये कौन सी आपकी? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? उष्ण कटिबंध कहाँ किसको कहेंगे? उपोषण किसको कह रहे हैं? शीतोष्ण किसको कह रहे हैं? और आपका शीत कटिबंध किसे कह रहे हैं? अब बात आइए, हमने कहा इस पर आइए, हमने कहा 1% भाग तो कहाँ पर है भारत का? उष्ण कटिबंध में। ठीक है। और हमने कहा 99% भाग कहाँ पर आपके? उपोषण कटिबंध में। अब ध्यान से देखना इसको, एक राजस्थान का मैप डाउनलोड कर दीजिए ना। उसमें पेन ड्राइव में है क्या? पहले से है क्या इसमें? एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से आएगा ना इसमें तो। राम में इमेज, ठीक। अब ध्यान से समझना इसको। नहीं, ब्लैक की जरूरत नहीं मेरे को, तो अपने को ये डायग्राम नहीं चाहिए। अपने को जो डायग्राम चाहिए वो ड्रॉ करना है बस अपने को। ये क्या है आपका? राजस्थान। अब ध्यान से समझना इसको। कल मैंने कुछ याद करने के लिए बोला था, मैंने कहा राजस्थान की स्थिति और विस्तार आपको याद करना है।
ठीक है। हाँ, खड़े हो जाइए। अभी नया बैच है आपका, पुराने में नहीं थे, बच गए। खड़े हो जाओ, वो नहीं कराऊंगी। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बांसवाड़ा में स्थान विशेष का नाम। अक्षांश रेखा का नाम बता दो, कितने डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है? 70 डिग्री। मौज कर दी है। आप खड़े हो, बैठना नहीं है, गलत बताने वाले को नहीं बैठने की। राजस्थान की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बांसवाड़ा तो है, बिंदु कौन सा है? जिला है वो तो। बोरकुंड। बोरकुंड बोलेगा। अक्षांश रेखा, कर्क रेखा। हाँ हाँ, खड़ा हो जाओ। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजर रही है राजस्थान के? कौन कौन से? डूंगरपुर बांसवाड़ा, आसान क्वेश्चन आ गया आपके पास है। खड़े हो जाओ, झुंझुनू वालों को तो वैसे नहीं छोड़ूंगा। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? खड़े हैं वो आंसर दे देंगे तो बैठ सकते हैं। हाँ, आपको तो हो गया था। सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा? 30। पेन बाद में खाना, पहले खड़े हो जाओ। हाँ, बैठा नहीं है। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। मध्यवर्ती गांव? नागौर। नागौर गांव है? जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे पूछूंगा, बैठ जाओ। सबसे दक्षिणी किसको याद है? सबसे दक्षिणी बिंदु जो अक्षांश रेखा किस किसको याद है? एक दो को याद है क्लास में। 23 डिग्री। 23 डिग्री 3 मिनट कौन सा था? आप कहेंगे सर यहाँ पर ये क्या है आपका? बांसवाड़ा। क्या है? बांसवाड़ा। और यहाँ से एक रेखा गुजर रही थी आपकी, कौन सी आपकी? कर्क रेखा गुजर रही थी। सबसे दक्षिणी अक्षांश रेखा, और वो कितनी थी आपकी? 23 डिग्री 3 मिनट। कितनी थी आपकी? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। याद आ रहा है? गांव क्या था आपका? बोरकुंड गांव कहाँ था आपका? जैसलमेर आपका, सॉरी, बांसवाड़ा का। अब सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था आपका? कोणा गांव कहाँ का? गंगानगर का। और यहाँ पर जो अक्षांश रेखा गुजर रही थी वो कौन सी थी आपकी? 30 डिग्री 12 मिनट। कितनी थी आपकी? 30 डिग्री 12 मिनट आपका ये कौन सी? उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है। कर्क रेखा कितनी? हमने कहा देखो नीचे इसके क्या गुजरेगी? 0 डिग्री। इसके नीचे हमने कहा राजस्थान इसके उत्तर में है, तो नीचे की तरफ क्या होगी आपकी? 0 डिग्री। वैसे तो काफी नीचे होगी, लेकिन समझने के लिए हम यहीं पे बना रहे हैं कि 0 डिग्री ये क्या है आपकी? विषुवत रेखा है। क्या है? 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब एक बात बताओ, हमने कहा 0 डिग्री विषुवत रेखा से और 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या करें? उष्ण कटिबंध। और आप सभी को पता है कि भाई जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा है राजस्थान के दक्षिण में आपके दो ही ऐसे जिले हैं जिनसे होकर गुजर रही है। ये आपकी क्या है आपकी? ये क्या है आपकी? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये क्या है आपकी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे आप क्या कह रहे हो? कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। कोई डाउट इसमें? और हमने कहा यहाँ पर इधर वाला पार्ट आपका डूंगरपुर है और इधर का क्या है? बांसवाड़ा। कितने जिलों से होकर जा रही है? 2 जिलों से। कितने जिले हैं आपके? 2 जिले हैं। और 2 जिले कौन से आपके? एक तो डूंगरपुर है और दूसरा कौन सा आपका? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। इसमें कोई डाउट किसी को? अब एक बात बताओ, हमने कहा इस 23.5 से लेकर, इस 23.5 से लेकर और ये बीच के जो 0 डिग्री के बीच का जो कटिबंध है वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। तो आप कहेंगे सर ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा कटिबंध आपका? उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। और इस उष्ण कटिबंध में आपके राजस्थान के कितने जिले आ रहे हैं? 2। तो आप कहेंगे सर राजस्थान का ये भाग है, नीचे का भाग, राजस्थान का ये जो भाग है, इतना ये भाग है, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाएगी कौन सी पाई जाएगी आपकी? कौन सी है? उष्ण कटिबंध। कौन सी है आपकी? उष्ण कटिबंध। और इस उष्ण कटिबंध में जो जिले हैं राजस्थान के वो क्या है? एक तो डूंगरपुर और एक आपका क्या है? बांसवाड़ा। कौन सा है आपका? बांसवाड़ा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय जलवायु, तो आप कहेंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब एक बात बताओ, यहां से लेकर 23.5 से लेकर और हमने कहा 30 डिग्री तक का, ये तो क्या है आपका? 30 12 हो गया। तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे यहां तक, यहां तक अगर हम देखें तो यहां पर एक अक्षांश रेखा है आपकी, कौन सी? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। होगी नहीं होगी? होगी। और मैंने ये कहा कि भाई आपका 30 डिग्री तक है आपका 23.5 से लेकर 30 डिग्री का जो बीच का जो कटिबंध है उसे क्या कह रहे हैं? कौन सा कह रहे हैं? उपोष्ण कटिबंध। अब एक बात बताओ,
राजस्थान का ये सारा का सारा पार्ट है, थोड़ा सा गंगानगर का अगर पार्ट छोड़ दे, ठीक है, तो ये सारा का सारा पार्ट किस जलवायु में है? तो आप कहेंगे सर देखो सारा का सारा किस में है? उपोष्ण कटिबंध जलवायु। तो शेष राजस्थान है आपका, शेष राजस्थान में आपकी कौन सी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंध जलवायु। कौन सी है? उपोष्ण कटिबंध जलवायु। क्यों है? क्योंकि ये 23 से लेकर 30 डिग्री, 23.5 से लेकर 30 डिग्री के बीच में शामिल है, और इसलिए कहते हैं कि 99% तक भाग है आपका वो किस में है? उपोषण में। और जो 1% भाग है लगभग वो किस में है आपका? उष्ण कटिबंध में। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है और अभी नहीं किताबों में लिखा गया है भी, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, तो आप कहेंगे सर एकमात्र जिला, देखो थोड़ा सा हिस्सा ऊपर का, ये बड़ा हिस्सा देखो यहाँ पर क्या पड़ रहा है आपका? गंगानगर का पार्ट। और गंगानगर है वो हल्का सा किस में पड़ता है? शीतोष्ण में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंध प्रकार की है। लेकिन अगर अक्षांश के आधार पर देखते हैं तो आप कहेंगे सर इसका जो गंगानगर का जो भाग है आपका वो किस में पड़ जाता है? हल्का सा शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन हम किताबों में ये नहीं लिखा है, फिर भी बाई चांस अगर क्वेश्चन अगर आ जाए, गलती से ऐसा पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है, तो फिर आप कहेंगे कौन सा आपका? गंगानगर। बाकी ज्यादातर जो 99% भाग है वो किसमें है आपका? उस उपोषण कटिबंध में। और उपोषण क्यों है? क्योंकि आपको पता है 23.5 से लेकर 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उपोषण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कल हमने देखा था उसमें किसी को भी कोई डाउट इस डायग्राम में, अगर किसी को भी थोड़ा सा कहीं पे थोड़ा लग रहा है कि कम समझ आया है तो हाथ ऊपर करके बता दे कि हाँ सर यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। कोई डाउट किसी को? हो गया सबका क्लियर कॉन्सेप्ट? बना लो जल्दी से। हो गया? है कहाँ पे? ठंड का मतलब नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा तो क्या है कि अपने यहाँ पर राजस्थान, अपना जो उत्तरी आपका उत्तरी भारत है किसमें आता है? शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, तो क्या वहां पे ठंड पड़ती है? कश्मीर में तो हिमालय की वजह से पड़ रही है, क्योंकि ध्यान रखना वहां की भौतिक है अक्षांशीय स्थिति शीतोष्ण कटिबंध में होने के बावजूद भी वहां पर अपने भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कारण क्योंकि हिमालय। तो भौतिक स्थलाकृति है वो डिपेंड करेंगी कैसी पाई जाती है। अक्षांश के आधार पर हम कहते हैं शीतोष्ण है, लेकिन वहां की भौतिक स्थिति तय करेंगे कि यहाँ पर जलवायु कैसी होगी। ठीक है, और ध्यान रखना आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका जो शरीर का जो ढांचा है ना, वो कौन तय करता है? वहां की जलवायु और भौतिक प्रदेश है, भौतिक स्थलाकृतियां तय करती हैं। कैसे? कारण कभी जाना है कभी आपने? साउथ की मूवियां देखी होंगी आपने, साउथ की मूवी लगभग सबने देखी होगी, ऐसा तो नहीं है कभी। साउथ के लोग गोरे हैं काले हैं? काले हैं। अब काले होने के पीछे का कारण कभी जाना उसका? क्या वास्तव में इस काले थे? अब हीरो हीरोइन को छोड़ दिया, कुछ एक्टर को छोड़ दो, गोरे हैं। ठीक है, बाकी तो सारे के सारे जो बैक जो कैरेक्टर उसके एक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे रंग के हैं? और वहां के विलेन देखोगे तो वही धोती लंगोटी ऊपर की, और अजीबोगरीब से वो हथियार से तलवारें से लेके हैं। वो कभी भी लड़ने जाएंगे तो पहले मुंह में वो तलवार से डालेंगे, फिर वो लुंगी अपने ऊपर करेंगे और फिर भगेंगे, और फिर वहां पे हीरो एक डुक मारेगा और वो कूदते हुए चाकुओं पे गिरते हैं जाके। हैं? हैं? तो कहने का मतलब है उनके काले होने के पीछे का कारण क्या है? वहां की जलवायु। जैसे यहाँ पर बारिश का मौसम होता है ना, बारिश के मौसम के बाद में जो चिपचिपाहट का मौसम होता है, पहले लिख लीजिए फिर बता दूंगा, नहीं तो बच्चे कह रहे हैं देखें कि सुने क्या करें। लिख लो पहले, बना लो जल्दी से। सर बोर्ड ब्लैक कर दो, आंखों में आंसू आ रहे हैं। ओम प्रकाश नागर, रो तो मत अब ठीक है। अभी ये थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, या ऐसा कर दें? है ये ठीक है थोड़ा सा ना, ये ठीक है थोड़ा सा कम भी चुभ रहा है थोड़ा। है अभी ठीक है थोड़ा सा, अभी कम दिख होगा। करंट जीके की 7 दिन की पीडीएफ डाला करो, प्रिंट निकाल सकें। करंट जीके की अभी आज फाइनल है, जो किताब वाला कल पूरा हो गया था, आज जो समय रहेगा तो आज से मैं करंट जीके का निकलना शुरू कर दूंगा और वो आपको मिलता रहेगा। क्लास नहीं चल रही, सुनील कुमार कह रहे हैं। एक बार सुनील कुमार, एक बार आप अपने ऐप में थोड़ा सा बैक आकर वापस से रिफ्रेश करके चलाइए, चल जाएगी। वीर सिंह राम राम। जल्दी से बनाइए फिर इसके बारे में लिखेंगे। जितेंद्र आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक बताओ मोस्ट। बता देंगे एक बार आर्ट एंड कल्चर के। ज़्यादातर तो आर्ट एंड कल्चर का जो स्थापत्य वाला जो पार्ट है
ठीक है, एक साहित्य वाले पार्ट पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में एक लोक देवी देवता है, एक क्वेश्चन आपको परमानेंट, एक आपके आभूषण है उनसे एक क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। ठीक है, लगभग देखो सारे टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन मिलता है। बस विडंबना ये है कि इतना सारा बड़ा कल्चर है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है और सारे टॉपिक में कोई बाई चांस ऐसा कोई टॉपिक किसी बार छोड़ा जाता है जिसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है। क्योंकि आपके आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन कितने आते हैं, मुश्किल से आते हैं 10 या 12, और 10 और 12 टोटल आपके टॉपिक ज़्यादा है, 10 से 12 से टॉपिक ही ज़्यादा है आपके, तो एक एक टॉपिक के एक एक क्वेश्चन तो उठाएंगे तो वैसे ही कवर हो जाता है। फिर भी मैं बता दूंगा जितेंद्र, फिर भी इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा है वो मैं लिखवा दूंगा। हो गया। जल्दी से बनाइए। हो गया। गांव का नाम नीचे आप लिख लेना, ऊपर तो है आपका कोणा गांव, ऊपर है ये क्या है आपका कोणा गांव, ये कहाँ का है आपका गंगानगर का, और नीचे का जो है आपका ये बोरकुंड गांव है, कौन सा है, बोरकुंड गांव है। ये कहाँ का है, बांसवाड़ा का। बोरकुंड गांव कहाँ का है, बांसवाड़ा का। ये कहाँ का है, बांसवाड़ा का। बोरकुंड, ट्यूबवेल वाली बोर करवाते हो ना, वही बोरकुंड। जयश्री डामोर, वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं आप, बांसवाड़ा से या डूंगरपुर से। ओम प्रकाश, नहीं डामोर मेरे मित्र रहे हैं, बांसवाड़ा के थे, पर वो अभी आरटीएस लगे हुए वहीं पे हैं। सर आप बहुत अच्छे हो, आप जो हमारे मैसेज पढ़ते हो रिप्लाई करते हो, थोड़ी गए सर एसएमएस। आपका पढ़ाई यदि किसी को याद नहीं हो रहा तो इसने ध्यान नहीं दिया है। हाँ बिल्कुल विवेक, बैच तो ले लिया पर फॉर्म स्टार्ट अब पता नहीं होंगे कि नहीं। देखो विवेक, ऐसा पहले नेगेटिव मत रहिए आप, सकारात्मकता के साथ में है ना आप तैयारी कीजिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा, मत टेंशन लीजिए। देवेंद्र वेरी गुड मॉर्निंग। जयश्री डूंगरपुर से है, ठीक है डूंगरपुर से है। चले है, लामपोलाई गाँव, लामपोलाई लामपोलाई, वो लिखवाया हुआ है, पहले करवाया हुआ है। हो गया सभी का, चले। अब ध्यान देना, हमने कहा कि भाई कोई भी स्थान विशेष है, देखो जलवायु है वो बहुत कुछ डिपेंड करती है। आपका जो शारीरिक जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो डिपेंड करता है आपकी जलवायु और भौतिक प्रदेश के अनुसार। जैसे हमने कहा उत्तर भारत है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन वहाँ की जो स्थलाकृति है, जैसे उत्तर में हिमालय का होना, जो साइबेरिया से आने वाली जो शीत लहरों को रोकने का काम करता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वहाँ पर नहीं पाई जाती। और इसी के अनुसार जो आपका जो शारीरिक ढांचा है वो भी तय करता है कि भाई कैसा होगा। आप देखेंगे साउथ के लोगों को देखेंगे तो वहाँ पर उनका रंग क्या है, सांवला है, काले रंग का है। उत्तर भारत के लोगों का रंग है हल्का सा साफ मिलेगा। ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या है कि जहाँ पर चिपचिपाहट ज़्यादा होगी, जहाँ पर सफोकेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि बारिश के मौसम में जो एक महीना होता है उसमें आप देखेंगे जब चिपचिपाहट वाला, उसमें आपका खुद का रंग भी काला पड़ने लग जाता है। उसके पीछे का कारण है कि आपके शरीर का पसीना नहीं सूखता। वहीं पे प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिणी भारत है, वो दोनों तरफ के हैं सागर महासागर, नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, और ऊपर से विषुवत रेखा के पास में पड़ जाता है तो तापमान भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए उनका रंग है वो क्या होता है, काला। और वहीं पर ध्यान रखना, रहन सहन के साथ साथ में, मतलब आपका रंग तो ठीक है, उसके साथ साथ में जो आपका कपड़े पहनने का जो परिधान है वो भी क्या है, इसी के अनुसार। अब देखो आपने साउथ के ज्यादातर कैरेक्टर आप देखोगे तो वहां पे एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं, वो भी सफेद रंग के। आपने देखे होंगे पुरानी फिल्में, आजकल तो क्या है कि मॉडर्न हो गए तो क्या है कि कलरफुल दिखने लगे आपको कपड़े, लेकिन पहले वाली मूवियाँ देखेंगे तो साउथ में वहां पर जितने भी हीरो हीरोइन जितने भी होते थे ज्यादातर एक ही कलर के, ज्यादातर सफेद कलर के कपड़े पहनते। क्यों? क्योंकि एक तो गर्मी ज्यादा होती थी। ठीक है, अपने यहाँ पर क्या है, क्योंकि विषुवत रेखा के जितने पास में होंगे सूर्य का प्रकाश उतना ही क्या होगा, लंबत आएगा और गर्मी ज्यादा होगी। एक कहने का
वहां पर देखेंगे जितने भी जो पुरुष प्रधान वर्ग है वो सारे लुंगी पहनते हैं। क्यों? क्योंकि सफोकेशन में आपका पसीना सूखता नहीं है और प्रॉपर मात्रा में हवा लगती रहे है। तो नहीं, मजाक की बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हवादार रहे। अपने पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ, लोग क्या है आपके धोती पहनते हैं, अब उनको जींस की पैंट पहनाओ वैसे मर जाएंगे बेचारे। तो कहने का मतलब है कि भाई आपका रहन सहन क्लाइमेट है उसके ऊपर क्या है डिपेंड होता है। वैसे ही आपका जो शरीर शारीरिक ढांचा है, आपने अफ्रीकन लोगों को देखा है, उनकी हाइट 6 फीट के आसपास, उनके नाक है, नाकों के छिद्र आपको ऐसे दिखेंगे, नाक का ऊपर का हिस्सा कम है, छिद्र ज्यादा बड़े दिखेंगे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनका, क्योंकि वहां पर क्या है सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान है तो शरीर की गर्मी है उसको निकालने के लिए क्या है कि ज्यादा बाहर की हवा अंदर जाए और ज्यादा अंदर की गर्म हवा बाहर निकाल सके। तो टेम्परेचर शरीर का मेंटेन करने के लिए उनका क्या है नाकों के छिद्र बड़े हैं। वहीं पर उनकी हाइट जितना ज्यादा लंबा शरीर होगा उतने ही शरीर की गर्मी ज्यादा बाहर निकल पाएगी। वहीं पर आपने मंगोलियाइट देखे, मंगोली, उनकी हाइट होती है 4 फीट की, इतने होते हैं। वहीं पर अफ्रीकन इतने होते हैं, ठीक है। अब इनका जो मंगोलाइट जो होते हैं, आपके मंगोलाइट का क्या है कि इनकी हाइट कम, उनकी आंखें ऐसी होती हैं जैसे आंखें खोल भी रखी है तो ऐसे दिन में सो रहा है, उनकी आंखें बिल्कुल ऐसी खुलती है, बिल्कुल ऐसी सी छोटी सी, बिल्कुल ऐसे। मतलब ऐसा है कि भाई दिन में आप देखेंगे तो आप बता ही नहीं सकते आंखें खोल रखी है बंद है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे ठंडे प्रदेश है। क्या है? ठंडे प्रदेश, शीत लहरें चलती हैं। और आपने अफ्रीकन की आंखें देखना, बिल्कुल बिल्कुल मोटी मोटी आपको दिखाई देंगे। अब वहीं पर अगर वहां पर इनके मंगोलाइट के नाकों के छिद्र देखोगे तो बिल्कुल ऐसे चीने चीने से दिखेंगे, बहुत ही छोटे छिद्र होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर शीत लहरें, ठंड ज्यादा है। अगर आपके मंगोलाइट को अफ्रीकन वालों के ये छेद दे दिए नाकों में, तो बाहर की जो शीत लहर है वो ज्यादा अंदर जाएगी, फेफड़े वहीं जम जाएंगे उनके। इसलिए बाहर की ठंडी हवा है कम से कम अंदर जाए और अंदर की गर्म हवा कम से कम बाहर आए। इसलिए उनका क्या है शारीरिक ढांचा ऐसा होता है। आंखें इसलिए छोटी खुलती है क्योंकि बाहर की शीत लहरों के संपर्क में पुतलियां आएंगी तो वहीं सिकुड़ जाएंगे, इसलिए कि बहुत ही कम खुलती है ताकि संपर्क क्या है बाहर की ठंडी हवाओं से क्या रहे, कम रहे। तो सारी की सारी इस तरह करती हैं। कभी देखा आपने साउथ में, अपने यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ, अपने यहाँ पे लहरिया वहरिया, इतने राजस्थान में इतने कलरफुल कपड़े पहनती है महिलाएं, आप देखोगे। आपके जैसलमेर साइड में कहीं भी चले जाओ, वहाँ पर लहरिया, पोमचा वोमचा, इतने उन पे फूल पत्तियां आपको ज्यादा देखने को। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान है, वहाँ पे हरियाली देखी नहीं कभी। अब उन्होंने क्या किया, हरा भरा करने के लिए खुद को ही क्या कर लिया, परिधान में अपने वो हरियाली डाल ली। वहीं पे आप चले जाओ साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में कोई साड़ी ऐसी नहीं मिलेगी जो आपकी रंग बिरंगी होगी, एक ही कलर की साड़ियां चलेंगी आपकी। जैसे आपने देखा होगा मदर टेरेसा को पहले वाले समय में एक ही कलर की साड़ियां, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही कलर की साड़ियां चलती है वहाँ पे, ठीक है। तो सारा का सारा क्या है नेचर के हिसाब से तय होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको लिखने वाला काम है। हमने देखा कि भाई वैसे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर है कि राजस्थान की जलवायु है उप उष्ण है। उप उष्ण का मतलब पूर्णतः भी उष्ण नहीं है और आपकी पूर्णतः शीतोष्ण भी नहीं है। उप उष्ण का मतलब क्या है, यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण का मतलब क्या है आपके, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। वहीं पर हमने कहा अरावली के पश्चिम में जाओगे, अरावली के जब पश्चिम में जाओगे तो वर्षा कम है ज्यादा है, तापमान ज्यादा है कम है? देखो वर्षा कम होगी, दैनिक व वार्षिक तापांतर है, बता दूंगा तापांतर क्या होता है। वो क्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आर्द्रता क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? देखो मरुस्थलीय क्षेत्रों में आप जाओगे तो वहां पर नमी ज्यादा होगी या कम होगी? अगर नमी होगी तो वो मरुस्थल क्यों रहेगा? क्योंकि नमी रहेगी तो पेड़ पौधे ही पनप जाएंगे। तो वहाँ के लोगों के जो एनवायरमेंट है, जो वहाँ पर जो पानी के लिए तरस रहे हैं, तो नमी वायुमंडल में है तो क्यों परेशान होंगे। तो कहने का मतलब है कि नमी की मात्रा तो क्या रहेगी, कम रहेगी, आर्द्रता की मात्रा कम रहेगी, तापमान हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, वर्षा क्या है कम है। वर्षा कम है तो नमी अपने आप ही क्या होगी, वायुमंडल में कम होगी। वहीं पर तीव्र हवाओं से युक्त शुष्क जलवायु है। तीव्र हवाओं से युक्त, मैंने कहा ज्यादातर जो आपकी देखो पवनें जो चलती हैं किधर चलेंगी, आपकी पश्चिमी रेगिस्तान में, क्योंकि तापांतर जितना अधिक होगा उतनी ही तीव्र हवाएं आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी की सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। अरावली के पूर्व में आओगे तो अर्ध शुष्क व उपाद्र जलवायु पाई जाएगी, ठीक है। वहां पर वर्षा की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि। और वहीं पर जलवायु का निर्धारण करने वाले जो कारक हैं वो क्या है, तापमान है, वायुदाब है, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग। एक बार आप इसको लिख लीजिए। मेरे को नहीं लगता इस वाले पॉइंट को समझाने की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता है दूसरे वाले पॉइंट को समझाने की आवश्यकता है? बिल्कुल तापमान है यानी तापांतर है, उसको छोड़ दें तो उसके अलावा मेरे को नहीं लगता इसमें कोई समझाने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए। चौथा पॉइंट है ये निर्धारण करने वाले कारक है, ये मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद में देखो ये हमने कर लिया, राजस्थान की अधिकांश जलवायु क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। राजस्थान राजस्थान का 99% भाग कौन सा आपका, उपोष्ण। वहीं पर हमने कहा कर्क रेखा के कारण बांसवाड़ा डूंगरपुर किसमें आ रहे हैं आपके, उष्ण कटिबंध में। राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है, 1% भाग। इस चीज को समझ लिया, कोई डाउट है इसमें? अभी तक जो हमने समझा वो यही था, ठीक है। तो जल्दी से इनको पॉइंट आपको लिख लेने हैं, मैं बोल दे रहा हूँ और आप लिख लीजिए। मैं बोल दे रहा हूँ उसको लिख लीजिए, ठीक है। उसमें लिखना राजस्थान, राजस्थान में बोल के लिखवा रहे हैं गौरव शर्मा, बोल के लिखा। राठौड़ क्या कह रहे हैं सर, मेरी सुन लो यार, क्या कहना चाह रहे हैं राहुल, आप क्या कह रहे हैं राहुल? ऊपर के ऊपर चलो। सर आपका नाम क्या है ना, अच्छा नाम ही पूछ रहे हो क्या? इतने सारे मैसेज कर दिए। और ऊपर क्या है, ये दो क्या है, इतने सारे मैसेज। और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर ये क्या कह रहे हैं, एक मिनट रुकना, थोड़ा धीरे पढ़ाओ। अच्छा धीरे पढ़ाएं थोड़ा, पहले वाले दोबारा पढ़ा दो, पहले वाला दोबारा पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे।
साउथ के लोग, पूनम क्या कह रहे हैं, साउथ के लोग काले होते हैं लेकिन लड़कियां लगभग गोरी होती हैं ऐसे हैं। देखो आपने हीरोइन को ज्यादातर देखा है, हीरो हीरोइन को वो आपको गोरे दिखाई देते हैं। वैसे महिलाएं भी आप देखेंगे, केरल वाले पार्ट में जाना, केरल में जाओगे तो आपका ये भ्रम मिट जाएगा, गोरी होती हैं। ठीक है। हाँ। अरावली के पश्चिम में अर्ध शुष्क है सर। पश्चिम में देखो अर्ध शुष्क है, बिल्कुल आप कहेंगे अर्ध शुष्क का ये भाग है ना, ये बड़ा भाग है। वैसे कहा कि आप भौतिक प्रदेश के अकॉर्डिंग मत देखिए, ये थोड़ा सा मैं समझा दूंगा आपको, इसको देखकर आपका ये डाउट आ रहा होगा। क्यों? सर तीसरा बिंदु समझाओ क्यों। ये समझा देंगे, समझा देंगे, एक बार आप लिख लीजिए फिर मैं समझा दूंगा। अर्ध शुष्क वाला पार्ट है, ध्यान रखना, अर्ध शुष्क वाला जो पार्ट है ये आपका कहा है कि ज्यादातर कहा है आपके पश्चिम में है। कहाँ पर है, कहाँ पर है, पश्चिम में, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना पश्चिम में है, लेकिन हमने कहा भौतिक प्रदेश के अनुसार इसको पश्चिम में शामिल किया। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र आपके पूर्व में, इधर अरावली वाले पार्ट के इधर पश्चिम में कुछ क्षेत्र विशेष आपको देखने को मिलेंगे जहाँ की जलवायु के है अर्ध शुष्क प्रकार की। जैसे हमने कहा कि भाई जो भारत है, जैसे 23.5 डिग्री का ऊपर का पार्ट किसमें आता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है। किसमें आता है, शीतोष्ण में। अगर हम वैसे कहें तो किसमें, शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन कुछ हम यहाँ की जलवायु की जब बात करते हैं कुछ क्षेत्र विशेष की, तो हम कहेंगे सर यहाँ की जलवायु किसके अंतर्गत दिखाई देती है, उष्ण, क्योंकि भौतिक स्थलाकृतियां। तो किसी किसी क्षेत्र विशेष में कुछ स्थलाकृतियां आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जहां पर अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है वो देखने को मिल जाती है। लेकिन इसका ज्यादातर जो भाग है, अगर इसमें अगर आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए, अर्ध शुष्क के स्थान पर आप लिख लीजिए उपादर और आदर, यहाँ पर एवं हटाकर यहाँ पर लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा कर लीजिए। अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो आपको यहाँ पर आप करना आदर एवं उपादर, आदर कर लीजिए इधर। यहाँ पर एक शब्द लिख लीजिए आप, आदर, आदर एवं उपादर जलवायु। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। हाँ बोलूं, चलो लिखो। अरावली के पश्चिम में, राजस्थान में, अरावली के पश्चिम में, राजस्थान में, अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में कम वर्षा, कम वर्षा, कम या न्यून और कम का मतलब एक ही होता है, कम वर्षा, कम वर्षा कोमा कम आर्द्रता, कम आर्द्रता। ध्यान रखना वर्षा कम होगी तो आर्द्रता भी कम ही होगी आपकी, कम आर्द्रता तथा उच्च तापमान, तथा उच्च तापमान, तथा उच्च तापमान, उच्च तापमान एवं तीव्र हवाएं, एवं तीव्र हवाएं, तीव्र हवाएं, तीव्र हवाएं पाई जाती हैं या देखने को मिलती हैं, पाई जाती हैं कह दीजिए। सर खेतड़ी में मेरा दोस्त साउथ से लग भाग कर आया है, वो तो सुंदर है। अच्छा साउथ से भगा के लाया है कि वो सुंदर है। अपवाद हर जगह मिलते हैं, ठीक है ठीक है। नहीं मैं हैदराबाद में ही रहता हूँ। देखो ज़्यादातर जो पार्ट है ध्यान रखना, ज़्यादातर क्या है कि आजकल क्या है क्लाइमेट चेंज हो गया। आजकल आप कृत्रिम वातावरण है वो आप तय कर रहे हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा पहले वाले लोग, आपके पहले की फोटो देखिए अपने पापा वगैरह की, दादा वगैरह की, उनको देख के हंसते हो गए हैं। और आजकल क्या हो गया, जैसे जैसे जनरेशन आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है कि आपका उद विकास है ना वो प्रॉपर ढंग से अभी भी चल रहा है। आपने देखा होगा पहले के जो व्यक्ति थे, जो पुरानी फिल्मों में जो हीरो आते थे, ठीक है, तो उनके शरीर पर पूरा जंगल लगा होता था, देखा होगा कि बाल इतने घने होते थे। जब आपने देखा पुराने अनिल कपूर को देखा हो तो कहीं, ठीक है, उनके देखे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है आपके वो, आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, शरीर पर बालों की संख्या है वो कम हो रही है, ठीक है। वहाँ पर पहले वाले लोग हैं ज़्यादा काले हुआ करते थे, अभी जैसे जनरेशन बढ़ रही है वैसे वैसे उनका जो आपका जो रंग है उसमें क्या आ रहा है, सुधार आ रहा है। आजकल के बच्चे देखते हो आप, आजकल सारे बच्चे क्यूट से पैदा होते हैं, पहले वाले होते थे गंदे सूगले से। आजकल के बच्चे किसी को देख लो, कैसे भी माँ बाप कैसे हो, बच्चे हम सबके सुंदर ही हैं। तो वो सारा का सारा क्या है, आपका उद विकास हो रहा है। और आने वाले समय में ये और आगे परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आने वाले समय में पहले वाले आप थे, आपकी जो उम्र में आप 2-3 साल में आप थे, ठीक है, और अभी के जो 2-3 साल का बच्चा देख लो और उसका माइंड देख लो और आपका देख लो। आजकल 3 साल का 4 साल का बच्चा आपको बातों में जीने नहीं दे, वो बैठ गए 2 मिनट 4 मिनट बैठ लिया और आप आर्गूमेंट करने लग गया तो आप खुद हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, हैं। और चीज़ें पर आजकल फिर भी और भी चेंज हो गया। पहले आपका और हमारा जो टाइम था उसमें उठते ही बच्चा रोना शुरू करता था, हैं। उसमें बाकी काम पहले पहले तो अलार्म देनी जरूरी थी कि हाँ मैं उठ गया, उठते ही मतलब 5 3 3 4 4 साल के बच्चे ऐसे होते थे। और पहले कहीं पे चले गए, कहीं रिश्तेदारी में, तो वही मम्मी के पीछे पीछे लगे रहते, दूसरा मजाल कोई आदमी उठा के ले जाए। और आजकल का बच्चा कहीं शादी में गया तो पूरे टेंट में पता नहीं 10 लोगों के 50 लोगों के बीच में होके आ जाता है, और सबसे सबसे दक्षिणा भी लेके आ जाता है। जहाँ भी जाएगा तो वही 10 10 20 20 30 50 50। आजकल 10 20 का तो गया जमाना, आजकल तो 100 तो कम से कम ही है, हैं 500। तो आजकल तो वही हो गया, आजकल के बच्चे हैं उठते ही आप रोना रोना कोई है ही नहीं। आप वाली जनरेशन है कूट कूट के तो स्कूल भेजा करते थे, हैं।
और आजकल की जनरेशन उठते ही संडे के दिन भी उनको ऐसा लगता है कि मेरे खुद की भांजियाँ वगैरह यहाँ पे रहती हैं कि मामा जी ये संडे होता क्यों है, स्कूल की छुट्टी होती है आजकल, क्यों कूटते नहीं हैं आजकल। आजकल इतनी सारी फैसिलिटी दे रखी है, स्कूलों में खिलवाते हैं, कोई अलग अलग आपके जो एक्टिविटी करवाते रहते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। ठीक है, आजकल मैडमें होती हैं सुंदर सुंदर सी, बच्चों को वैसा ध्यान ज़्यादा रखती हैं। आप वाले में मैडम कहाँ, दूर दूर तक नहीं होती थी, वो 6-6 फीट के दाढ़ी वाले वो होते थे मास्टर, धोती कुर्ते वाले से हैं। उनका हाथ भी ऐसा होता था हथौड़े जैसा, एक रख दिया पीछे पीठ पर तो वैसे सांस नहीं आती थी। हैं? आ, हैं? चलिए छोड़िए, आगे लिखो इसमें। अरावली के पूर्व में, अरावली के पूर्व में बता दूंगा, मैं बता दूंगा, वृष्टि छाया का बता देंगे। ठीक है, आप लिखो आगे। अरावली के पूर्व में आर्द्र एवं उपाद्र जलवायु, अरावली के पूर्व में आर्द्र एवं उपाद्र जलवायु, आर्द्र एवं उपाद्र जलवायु पाई जाती है तथा, पाई जाती है तथा वर्षा की मात्रा में, तथा वर्षा की मात्रा में भी, वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि पाई जाती है, वृद्धि पाई जाती है, वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि पाई जाती है। क्या कह रहे हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ पर, मैं बता दूंगा वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, क्या है कि वृष्टि छाया प्रदेश बता रखा है सर। हाँ पुरानी बातें याद दिला दी, ठीक है। चलिए उसी में आके लिखें, आगे हेडिंग डालें जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक, हेडिंग डालें जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक, जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक, जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक। ठीक है, उसमें आप लिखेंगे तापमान, यहाँ पर तापमान लिख लेंगे, तापमान, तापमान, वायुदाब, तापमान वायुदाब, आगे लिखें तापमान वायुदाब, आर्द्रता, आर्द्रता, तापमान वायुदाब आर्द्रता, आर्द्रता, वर्षा, 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 और इसको क्या कर लेना पवन, पवन, वर्षा, पवन। बताएंगे ये कैसे प्रभावित करती है, सारा बताएंगे। ठीक है, उसी में ध्यान रखना, एक नीचे लाइन रखना, राजस्थान में जलवायु, राजस्थान में जलवायु डैश करके लिखना, राजस्थान में जलवायु डैश करके लिखना, एक नंबर लिख देना, एक नंबर उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, राजस्थान में जलवायु डैश करके एक नंबर लिखना, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो ये लिखा उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। आगे लिखना 99% क्षेत्र पर, 99% क्षेत्र पर। उसी में नीचे 2 नंबर पॉइंट लिखेंगे, उसी में 2 नंबर पॉइंट लिखेंगे आप, 2 नंबर पॉइंट में लिखें उष्ण कटिबंधीय 99%, उपोष्ण कटिबंधीय ब्रेकेट डैश करके लिखिए 99%, 99%। हाँ, नीचे आप लिखिए दूसरे नंबर पे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण, उष्ण कटिबंधीय, हाँ उष्ण कटिबंधीय 1% होगी ना, उष्ण कटिबंधीय डैश करके आप लिखना 1%, और वहीं पर उष्ण कटिबंध लिखा है उसी में 1% लिखा, उसके आगे ब्रैकेट लगाएंगे, उस ब्रैकेट में लिखेंगे केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती, उसके आगे ब्रैकेट लिख के लिखेंगे केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती, केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। वो 1% में देखो उसको शामिल इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां पर है, बेशक वो आ उसके लिए जाता है, पर वो ज्यादातर जो गंगानगर का भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में आ जाता है, थोड़ा सा भाग उसका आता है तो इसलिए उसको भी इसमें कर लेते हैं वैसे। हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब मैं बता दे रहा हूँ, देखो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर देता हूँ मैं। अब ध्यान देना, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक की अगर बात करते हैं तो देखो आपस में एक के पीछे दूसरा जुड़ा हुआ है। हमने क्या क्या लिखे हैं पहले मैं बता दे रहा हूँ। एक तो आपने लिखा क्या है, तापमान, दूसरा आपने लिखा वायुदाब, वायुदाब, तीसरा आपने लिखा आर्द्रता, चौथा आपने लिखा वर्षा, और एक आपने लिखा पवन, वायु वेग या पवन दोनों एक ही। ठीक है, अब ध्यान देना, तापमान और वायुदाब, तापमान और वायुदाब है, इनके मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। एक तो समानुपाती संबंध होता है और एक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, कम होगी, और दूसरी बढ़ेगी तो पहली क्या होगी,
कम होगी। समानुपाती का संबंध क्या है, ये बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगी, अगर ये घटेगी तो वो भी घटेगी, इतना तो सबको पता है। ठीक है, वैसे भी टेक्नीशियन की कर रहे हैं तो इतना तो आपको फिजिक्स वगैरह में आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम कहें कि तापमान, तापमान व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, आप कहेंगे वायु दाब, ऐसे ही लिखते हैं व्युत्क्रमानुपाती को। कहने का मतलब इनके बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। और आप कह सकते हो यदि तापमान बढ़ेगा, कहने का मतलब अगर तापमान बढ़ेगा, तापमान को मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ, तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब यानी प्रेशर क्या होगा, घटेगा। यदि तापमान घटेगा तो प्रेशर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब बात ये आती है कि वायु दाब होता क्या है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में वायु के द्वारा लगाया गया दाब ही क्या कहलाएगा, या आप कहेंगे इकाई क्षेत्रफल में वायु के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है यानी जो दाब है वही क्या कहलाएगा, वायु दाब। अब एक बात आओ, वायु दाब ऊपर से नीचे आएगी तब लगाएगी या नीचे से ऊपर जाएगी तब लगाएगी। कोई भी दाब आप लगाते हो, आपको कहा कोई प्रेशर लगाना है तो आप कहेंगे सर दीवार पे लगा देते हो, बात अलग है। अगर सरफेस की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऊपर से नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, दबाएंगे। तो जहां पर आप कहेंगे जहां पर वायु ऊपर से नीचे आएगी, जहां पर वायु ऊपर से नीचे आएगी और ये आपकी अगर सतह है, ये अगर आपकी सतह है और वायु ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ पर आके दबाव लगाएगी नहीं लगाएगी, नीचे की तरफ। और जितनी ज्यादा ऊपर से नीचे वायु आएगी तो वहां पर दाब है उतना ही ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। और ये अगर ये दाब वायु के द्वारा लगाया जा रहा है तो इसे कह देते हैं हम क्या, वायु दाब। अगर ये वायु के द्वारा अगर ये दाब लगाया जा रहा है तो इसी को हम क्या कह देते हैं फिर, वायु दाब। क्या कह देते हैं, वायु दाब। ठीक है, अब इतना तो पता लग गया। अगर पवन सॉरी वायु अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो यहाँ की हवा है खाली होके ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर दबाव के विपरीत काम कर रही है नहीं कर रही, मतलब नीचे आए तो दबाव लगाएगी लेकिन ये तो उल्टा काम कर रही है, नीचे की हवा को ही वापस ले जा रही है। तो यहाँ पर वायु दाब क्या होगा, अगर वायु नीचे से ऊपर जा रही है तो यहाँ पर वायु दाब क्या होगा, कम होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर वायु दाब क्या है, वायु दाब क्या होगा यहाँ पर, कम होगा। तो जहां पर वायु दाब ज्यादा होता है इसको आप बोलते हैं हाई प्रेशर, क्या बोलते हो, हाई प्रेशर, एचपी, क्योंकि आगे मैं एचपी लिखूंगा इसको। और जहां पर वायु दाब कम होता है उसे आप कहते हो लो प्रेशर यानी एलपी, क्या कहते हैं, एलपी, लो प्रेशर। तो एचपी का मतलब उच्च वायु दाब और एलपी का मतलब आपका निम्न वायु दाब। इतनी बात समझ आई आपको। अब अगली चीज ये समझनी है आपको, मान लेते हैं ये सरफेस है, ये सरफेस है और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है आपका लंब बता रहा है, और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या जा रहा है, तिरछा जा रहा है। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही क्या है आपका तापमान होगा, सूर्य से ही क्या होगा, सूर्य से ही आपकी गर्मी आएगी नहीं आएगी, गर्म कौन करेगा, सूर्य गर्म करेगा, पक्का। ठीक है, जैसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल गर्म होता है, वायुमंडल गर्म होता है, और ए ऑप्शन दे दिया सूर्य, बी ऑप्शन दे दिया तारे, सी ऑप्शन दे दिया ग्रह, या आप पृथ्वी की बात करी तो पृथ्वी कर लीजिए, और डी ऑप्शन दे दिया चंद्रमा। और एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है कि भाई जो वायुमंडल है गर्म होता है, कितने लोगों को लग रहा है पृथ्वी गर्म करती है, पृथ्वी करती है, और कितने लोगों को लग रहा है सूर्य है वो गर्म करता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, इतना आसान, इससे आसान क्या होगा। गर्मी किससे लगती है आपको, पृथ्वी से या सूर्य से, तो पृथ्वी देखा ये तो देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन है फिर भी आपके सवाल है ना वो अटके पड़े हैं आपके। देखो आपके भाषा में कहें तो आप कहेंगे सर सूर्य गर्म करता है, सूर्य को अगर उठा के पृथ्वी पर ले आओगे, पहली बात तो ला नहीं सकते, ठीक है, फिर भी बाई चांस आपने ले आए हनुमान जी बन के, तो क्या होगा, पृथ्वी के वायुमंडल को कभी गर्म नहीं करेगा। आपको गर्म कर सकता है, पृथ्वी की सतह को गर्म कर सकता है, लेकिन वायुमंडल को कभी भी गर्म नहीं करेगा, ध्यान रखना। मैंने पहले बताया था सूर्य से जो लघु तरंगे आती हैं वो क्या करती हैं, पारदर्शी होती है ग्रीन हाउस गैसों के लिए, तो वो कभी नहीं गर्म करती, वो पहले सीधी आकर जमीन की सतह है उसको गर्म करती हैं, और वहां से गर्म होकर फिर वो दीर्घ तरंगों के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है, तो उसके लिए ग्रीन हाउस गैसें अपारदर्शी के रूप में कार्य करती है और वो उनको ज्यादा रोकती हैं। और मैंने ये भी बताया था, आप सभी को पता है, सतह से जब हम ऊपर जाते हैं, सतह से जब ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है कमी आती है, कमी आती है। अब एक बात बताओ, आपको ये तो पता है तापमान में कमी, और सूर्य के पास में ऊपर का वायुमंडल है कि नीचे वाला वायुमंडल ज्यादा पास है, ऊपर वाला वायुमंडल ज्यादा पास है। अगर सूर्य से वायुमंडल गर्म होता, सूर्य की किरणों से वायुमंडल गर्म होता, तो ऊपर का तापमान ज्यादा होता, नीचे का तापमान क्या होता आपका, कम होता। लेकिन आपकी पृथ्वी से क्या होता है, वायुमंडल गर्म होता है, और इसलिए जो वायुमंडल पृथ्वी के जितना पास होगी उतनी ज्यादा गर्म होगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे उतनी ही कम गर्म होगी। और यही एक बड़ा कारण है, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है आपकी, कमी आती है। अगर सूर्य से वायुमंडल गर्म होता तो सबसे ऊपर का वायुमंडल बहुत गर्म होता और नीचे का वायुमंडल आपका क्या होता,
कम गर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना इसको। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, अब दो चीजें आई, हमने कहा जहां पर लंबवत किरणें आ रही हैं तो यहाँ का तापमान है, यहाँ का तापमान ज्यादा होगा कम होगा? तो आप कहेंगे सर जहां पर लंबवत किरणें आ रही है वहां का तापमान क्या होगा? ज्यादा। जहां पर तिरछी किरणें आ रही है वहां का तापमान क्या होगा? कम होगा। और आपको पता है कि जब तापमान बढ़ेगा तो वायु गर्म होगी ठंडी होगी? स्वाभाविक सी बात है, जब तापमान ज्यादा है तो गर्मियों के मौसम में ज्यादा गर्म हवा लगती है सर्दियों में, गर्मी में लू चलती है नहीं चलती? तो आप कहेंगे सर तापमान जितना ज्यादा होगा तो यहाँ की जो वायु होगी वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी? वायु उतनी ही क्या होगी? गर्म होगी। और वायु गर्म होकर हल्की होगी या भारी होती है? हल्की होती है, स्वाभाविक सी बात है। आप कहेंगे सर वायु गर्म होगी तो हल्की होगी, क्या होगी? हल्की होगी। और हल्की होगी तो ये वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी या नीचे आएगी? कोई भी चीज है हल्की होकर कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। अब इस क्षेत्र विशेष में आप कहेंगे सर ये जो क्षेत्र विशेष है जहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत आ रहा है, जहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत आ रहा है, यहाँ वायु ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है? नीचे से ऊपर। तो आप कहेंगे सर यहाँ से वायु नीचे से क्या है? ऊपर जा रही है। कहाँ जा रही है? ऊपर। तो यहाँ पर इस क्षेत्र विशेष में उच्च वायुदाब होगा या निम्न वायुदाब? क्या होगा? निम्न वायुदाब, क्योंकि यहाँ की हवा खाली होकर ऊपर जा रही है, न कि ऊपर से नीचे आ रही है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर तापमान तो क्या है? ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर क्या है? कम है। तो हुआ या नहीं हुआ व्युत्क्रमानुपाती? और पीछे वाले में हमने कहा, यहाँ पर देखिए हमने कहा जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर वायुदाब क्या होगा? कम होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पर देखो उल्टा होने का मतलब समझ गए आप? क्योंकि वायु है गर्म होकर ऊपर उठेगी तो दबाव लगाने की बजाय वो खाली करके जा रही है, और इसलिए यहाँ पर क्या है? प्रेशर क्या होगा आपका? कम होगा। कोई डाउट इसमें? यहाँ पर सूर्य का प्रकाश तिरछा आ रहा है तो यहाँ पर तापमान क्या है? कम है। और यहाँ पर तापमान क्या है? तो वायु यहाँ पर हल्की सी ठंडी होगी नहीं होगी? और वायु ठंडी होगी तो ठंडी होकर भारी होगी या हल्की होगी? भारी होगी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर वायु क्या होगी? भारी होगी। और भारी होकर वायु ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से ऊपर जाएगी? ऊपर से क्या होगी? भारी होगी तो ऊपर से नीचे आएगी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इस क्षेत्र में ऊपर की हवा है वो नीचे आएगी, ऊपर की हवा क्या होगी? नीचे। और ऊपर से नीचे आएगी तो नीचे प्रेशर लगाएगी नहीं लगाएगी? तो आप कहेंगे सर ये क्षेत्र विशेष है, यहाँ पर वायु क्या लगाएगी? दाब लगाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? हाई प्रेशर। क्या होगा? हाई प्रेशर। तो कहने का मतलब जहां पर तापमान है ज्यादा तो वायुदाब कम, जहां पर तापमान कम तो वायुदाब ज्यादा। वायुदाब क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ तापमान कम है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा आपका? ज्यादा। कोई रटने वाली बात है? ऊपर से मैंने कहा अब मेरे को इस क्षेत्र विशेष में इन दो क्षेत्रों के बीच में मेरे को पवनें चलानी है। क्या चलानी है? पवनें, हवाएं चलानी है। अब एक बात बताओ, ये हवाएं मैं किस दिशा से किस दिशा में चलाऊं? मैं इन हवाओं को ऐसे चलाऊं या इन हवाओं को मैं ऐसे चलाऊं? बताओ। एक तो मैंने लिखा ऊपर, एक तो ए नंबर पे मैंने हवाएं चलाई और दूसरी बी नंबर पे, तो कौन सी हवाएं मैं चलाऊं इसमें? सूर्य गर्म करता है तो पहाड़ों पर तापमान कम क्यों होता है? ऊंचाई पर जाओगे तो तापमान वैसे ही कम होगा। वही तो मैंने बताया है पूनम आपको, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे तापमान में कमी आएगी। और पहाड़ के हैं ऊंचाई पर है इसलिए चोटियां, और 5000 मीटर के ऊपर हिम रेखा कहते हैं। आप 5000 मीटर से ऊपर जाओगे तो बर्फ जमना शुरू हो जाती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो आप, इसलिए 5000 मीटर की ऊंचाई को आप हिम रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक बात, तो इसमें ए चलाऊं या बी चलाऊं? बी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो पवनें जो चलती हैं, पवनें कहाँ से चलती हैं? आपके उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। किधर चलती हैं आपकी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या चलती है? आपकी पवनें चलती हैं। आप कहेंगे सर आपने पहले भी बताया था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चलती हैं? पवनें चलती हैं। क्या चलती हैं? पवनें। और इस डायग्राम में ऊपर वाले में हाई प्रेशर किधर है? यहाँ पर। लो प्रेशर किधर है? यहाँ पर। इधर क्या है आपका? लो प्रेशर। तो पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगी नहीं आएगी? आएगी। तो तीन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए इनमें। हमने कहा तापमान है, वायुदाब है और एक पवन है। तो तीन है आपके इस डायग्राम में, तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हुए जो वायुमंडल को या आप कहें कि जलवायु को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। कोई डाउट इसमें? उसके बाद में एक आर्द्रता और वर्षा। अब एक बात बताओ, जहां पर तापमान ज्यादा होगा, अगर मान लेते हैं कोई जलराशि है, ये जलराशि का भाग है, और जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पे वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा क्या कम होगा? वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? ज्यादा होगा। जहां पर तापमान ज्यादा तो वहां पर वाष्प भी क्या बनेगी? ज्यादा। अब एक बात होता है बहुत ही आसान, अगर वायुमंडल में नमी की मात्रा ज्यादा है तो वायुदाब ज्यादा होगा कम होगा? अब अगर बहुत एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाई वायुमंडल में अगर नमी की मात्रा है तो वहां का वायुदाब कम होगा, ज्यादा होगा, न्यूट्रल रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखना, तापमान, कई लोगों को लगता है कि वायुमंडल में क्या चला गया? पानी चला गया, और पानी जाने से वायु क्या होगी? भारी हो गई, मतलब ठंडी हो गई। क्या हो गई? ठंडी। तो उनको लगता है तापमान क्या है? कम है। लेकिन ध्यान रखना, जल वाष्प तो तब वायुमंडल में आएगी ना जब तापमान ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि वायुमंडल में नमी की मात्रा ज्यादा है तो वहां का तापमान कम है या ज्यादा, तो हमेशा ज्यादा होगा।
क्योंकि तापमान ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा जल वाष्प है उस वायुमंडल में आएगी, वरना नहीं आ पाएगी। और इसलिए ध्यान रखना, जल वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो यहाँ के वायुमंडल में आपकी आर्द्रता है। अब यह कहना कि, अब ऐसा मत कहना कि सर रेगिस्तान में नहीं है, इसके लिए कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, एक शर्त है क्या, कि उस क्षेत्र विशेष में जल राशि की इकाई होनी चाहिए। ऐसे तो कहेंगे सर रेगिस्तान में चले जाओ तापमान बहुत है लेकिन आर्द्रता नहीं, क्यों? क्योंकि आसपास जलवाष्प बढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए, मिट्टी में थोड़ी जलवाष्प बन जाएगी। तो ध्यान रखना, तो जलवाष्प वाष्पोत्सर्जन ज्यादा है तो उसके वायुमंडल में नमी की मात्रा क्या होगी, आर्द्रता की मात्रा क्या होगी, आर्द्रता की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। और आपको पता है कि जब वायु ऊपर जाती है तो तापमान में क्या होती है, कमी। नीचे वायु गर्म थी तो ये ऐसे फैली हुई थी, ऐसे फैली हुई थी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी तो ये सिकुड़ती है, ध्यान रखना, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी वैसे वैसे ये वायु क्या होती है, सिकुड़ती है। सिकुड़ती क्यों है, क्योंकि तापमान में कमी आ रही है, और तापमान में कमी आएगी जैसे जैसे ये सिकुड़ेगी। तो एक बात बताओ, यहाँ नीचे वाली जो वायु थी आप में, इसमें जलवाष्प के कण है ऐसे दूर दूर फैले हुए थे, जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो थोड़ा थोड़ा ये पास आएंगे, नहीं आएंगे एक दूसरे के, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये सारे के सारे जो कण हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास में आ जाते हैं, और पास में इतने आ जाते हैं कि ये दोनों आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इन जलवाष्प के कणों का पास आकर चिपकना की क्रिया है, उसी को आप क्या कहते हो, उसी को आप क्या कहते हो, संघनन कहते हो, उसी को आप क्या कहते हो, संघनन। और इसी संघनन से, इसी संघनन के कारण आपके क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, क्या बनते हैं, बादल। और इसी बादल से फिर आपकी क्या होती है, वर्षा होती है, इसी बादल से क्या होगी, वर्षा। तो आप कहेंगे सर जिस किसी एनवायरमेंट में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां पर वर्षा होने की संभावना भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अभी एक बात हो, पश्चिमी राजस्थान में हमने कहा आर्द्रता कम है तो वर्षा होने की संभावना कम है या ज्यादा है, कम है। पूर्वी राजस्थान में आर्द्रता ज्यादा है तो वर्षा होने की संभावना ज्यादा है, कम है, ज्यादा है। तो आपको भी पता है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है और पूर्वी राजस्थान में वर्षा क्या है, ज्यादा होती है। तो कोई रटने वाला है क्या इसमें, कोई भी, कोई डाउट है? हाँ, पहाड़ों के ऊपर वायुदाब ज्यादा होगा या कम होगा, ध्यान रखना, अगर ऊपर जाओगे तो वायुदाब कम आपका पाया जाता है, और इसीलिए आपको कहा जाता है जो फेफड़े की, जिसको सांस की समस्या है, उनको पहाड़ों पर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो आपके ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स है ना, ये क्या होते हैं, अगर वायु क्या होती है, हल्की होती है, वायुदाब कम होगा तो वायु हल्की होगी, तो वहां पर वायु में ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स है ये दूर दूर फैले होंगे, ऐसे क्या होंगे, दूर दूर फैले होंगे। और ये दूर दूर फैले होंगे और आपके शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा चाहिए तो लंबी सांस लेनी पड़ती है आपको। और वहीं पर अगर नीचे आओगे ना पे, तो जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा तो उतने ही ज्यादा ये ऑक्सीजन के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, क्या होंगे, पास पास। और यहाँ पर थोड़ा सा भी आप देखना, कभी भी आप रनिंग करते हो, दौड़ते हो, तो एक आप गर्मियों में दौड़ा कीजिए और एक आप सर्दियों में दौड़िए, तो आप सर्दियों में जल्दी से थकान नहीं होती आपको। क्यों नहीं होती, कि वायु ठंडी होती है, जो आपके ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स होते हैं पास पास होते हैं और प्रॉपर ढंग से आपके शरीर में क्या होते हैं, श्वसन के द्वारा जाते हैं, और इसीलिए गर्मियों में थकान जल्दी हो जाती है बजाय सर्दियों के। और इसीलिए जो पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे, जिसको फेफड़ों की समस्या होती है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन के लिए उसको लंबी सांस लेने की आवश्यकता होगी। और इसलिए कहा जाता है जिनको हृदय यानी सॉरी हृदय क्या, फेफड़ों की समस्या है या श्वास की समस्या, उन व्यक्ति को पहाड़ों पर नहीं जाना चाहिए। और एक चीज दूसरी, जहां पर पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग हैं वहां के, उनके लोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, ध्यान रखना। क्यों होती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होती है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, जब भी आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अपने ऊपर ला देता है और आपकी हर एक कोशिका तक पहुंचाता है, और वहां से आते वक्त क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा और किसको छोड़ेगा, आपके फेफड़ों में छोड़ेगा। और पर्वतीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा वायुमंडल की कोई भी ऑक्सीजन है उसको ज्यादा से ज्यादा लाद सके अपने ऊपर, और उसको कहां तक ले जा सके, आपके फेफड़ों पर। और ध्यान रखना, पर्वतों पर रहने वाले जो व्यक्ति को अगर किसी मैदान पर लाकर दौड़ाओगे तो कभी थकेगा नहीं। और जितने भी आपके धावक होते हैं, एथलीट होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग करवाई जाती है पहाड़ों पे करवाई जाती है ज्यादातर। मैदानों पे तो दौड़ते हैं, उनको पहाड़ों पे ले जाया जाता है। मिल्खा सिंह देखियो कि पहाड़ के ऊपर रस्सी कूद रहा है और कर रहा है, क्यों, क्योंकि पहाड़ों पर जब वो दौड़ेगा तो वहां पर हीमोग्लोबिन उसकी ब्लड में क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है। और इसीलिए फिर वो व्यक्ति अगर मैदानों में दौड़ेगा तो कभी थकान नहीं होती है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि प्रेशर, वायुदाब हमेशा कम पाया जाएगा आपका, ठीक है। किससे, देखो आप समझे मेरी बात, आप दूसरे लॉजिक में चले गए। अब ध्यान देना, ये हमने कहा क्षोभ सीमा है आपकी, क्या है, क्षोभ सीमा है, ठीक है। आपने कहा ये सर पर्वत है, ये आपका पठार है, ये आपका मैदान है, और ये क्या है, आपकी घाटी है। इस लाकर ऐसी कुछ देखने को मिलेगी आपको, ऐसी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपकी वायुमंडल की मोटाई कितनी है, आप कहेंगे सर इतनी मोटी है। यहाँ पर आप कहेंगे सर वायुमंडल की मोटाई कितनी है, इतनी है। यहाँ पर आप कहेंगे सर वायुमंडल की मोटाई कितनी है, इतनी है। और यहाँ पर आप कहेंगे सर वायुमंडल की मोटाई कितनी है, इतनी है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जितनी ज्यादा मोटाई होगी वायुमंडल की, उतनी ज्यादा हवा नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगी, नहीं लगाएगी। यहाँ पर तो आपके इतना बड़ा वायुमंडल की जो हवा है ऊपर से नीचे प्रेशर लगा रही है, यहाँ पर आप कहेंगे सर इतना जो आपका जो ऊपर का जो भाग है वायुमंडल का वो प्रेशर लगा रहा है। अब बताओ वायुदाब यहाँ पर ज्यादा लगेगा, यहाँ पर ज्यादा लगेगा, तो फिर
हर किसी के पीछे लॉजिक है वो अलग अलग होता है। तापमान वाला लॉजिक होता है पर दूसरा लॉजिक भी ये भी काम करेगा। ठीक है, तो जब कभी पढ़ेंगे इंडिया की जलवायु पढ़ेंगे वहां पर करेंगे चर्चा इसकी। तो ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता है क्या आपको? ये मैंने समझा दिया, बनाने की मेरे को लगता नहीं आवश्यकता है, फिर भी अगर लग रहा है कि बनाना है तो आप घर पे बनाएंगे। ठीक है, नहीं बनाना तो नहीं बनाइए, ऐसा मुंह ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जल्दी से एक तो ये बनाइए, इतना सही डायग्राम है, जल्दी से बनाइए फिर। क्लास कितने बजे तक चलेगी? 1 बजे तक चलेगी क्लास। हाँ, वायुमंडल छो मंडल तक नहीं है, छो मंडल में ज्यादातर गैसें पाई जाती है। आपका जो मौसम परिवर्तनीय घटनाएं हैं वो आपकी उससे ऊपर जाओगे तो वो और भी वायुमंडल है, लेकिन वहां पर आपकी क्या है, गैस है वो सारी मिक्स नहीं मिलती। फिर आपकी जैसी जैसी गैसें होती है सबसे ऊंचा आप पे जाएंगे तो हाइड्रोजन मिलेगी, फिर हीलियम वगैरह है, फिर वैसे विस्तार हो जाता है उसका। ये तो छो मंडल में होंगे, आपकी छो मंडल से बाहर कुछ नहीं होगा। बिजली का चमकना, गर्जन होना, वर्षा का होना, झंझावत का आना, ये सारा का सारा कहाँ पर, छो मंडल का काम है। क्या? महाराष्ट्र में नहीं होती, पूरे महाराष्ट्र में नहीं होती। महाराष्ट्र में ऐसे भी क्षेत्र है, मराठवाड़ा का, विदर्भ का क्षेत्र जाइए जहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में नहीं होती, वो भी तटवर्ती इलाके होते हैं ना आपके, जैसे गोवा हो गए, गोवा का जो अलग हो गया, गोवा के जो कोंकण तट वाला जो पार्ट है वहां पर वर्षा होती है। पूरे महाराष्ट्र में कहाँ वर्षा होती है? कहाँ जाए आप पूरे महाराष्ट्र में? है? हाँ, पूरे वर्ष भर नहीं होती है वहां पर, ध्यान रखना, पूरे वर्ष भर नहीं होगी। वहां पर जो तटवर्ती इलाके होंगे ना वहीं पर पूरे वर्ष भर वर्षा होगी। तटवर्ती इलाकों में ही आप कोई रहता है आपका, उनको पता करना पूरे वर्ष भर। अरे, प्रतिदिन वर्षा नहीं होती, ये होती है कि पूरे साल कभी कभी हो जाती है, वैसे प्रतिदिन वर्षा नहीं होगी, कैसे करवा दोगे? अब पता नहीं आपने कौन सा मौसम देख लिया फिर वहां पर। जो आपका तटवर्ती जैसे गोवा का क्षेत्र है या आपका कोंकण तट का जो पार्ट है, वहां का जो पार्ट है वहां पर आपको आपको जैसे यहाँ पर सर्दी का मौसम होता है ना आपका, तो जिस समय यहाँ पर आप रजाइयां ओढ़ के सो रहे होते हैं, तो वहां पर दक्षिण भारत में आप जाओगे तो पंखे चला के सो रहे होते हैं। त्र्यंबकेश्वर तो आपका पश्चिमी घाट का भाग है। हाँ, तो वो तो पश्चिमी घाट का पार्ट है, तो इसलिए वर्षा रहेगी वहां पर। पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र है और जहाँ से सागरीय पवनें आएंगे तो वहां वर्षा रहेगी, हमेशा रहेगी। आपको याद होगा पहले वाली क्लास में मैंने कहा जैसे ये पर्वत है और इधर से अगर पवन आ रही है और इसे टकराएगी, ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, वर्षा करेगी। तो पश्चिमी घाट जो त्र्यंबकेश्वर है किसका भाग है? पश्चिमी घाट का है। और पश्चिमी घाट का जितना भी क्षेत्र होगा ये तटवर्ती इलाके में तो पड़ेगा। अभी आप तटवर्ती इलाकों को वो समझते हैं हाँ भाई समुद्र दिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा अंदर का भाग भी तटवर्ती क्षेत्र में आता है। ऐसे तो बिल्कुल बिल्कुल समुद्र का बिल्कुल पार्ट पार्ट ही तटवर्ती हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है, अब मैं कहूँ कि भाई आपका जैसे ये रिद्धि सिद्धि है, अब ऐसा थोड़ी है कि रिद्धि सिद्धि चौराहे पे जाओगे तो ही रिद्धि सिद्धि है। तो ये क्षेत्र भी सारा का सारा जितना पार्ट है आसपास का वो रिद्धि सिद्धि है। हरीश से वीडियो बार बार अटक रही है सर, क्लास कितने बजे होगी सर? सर मैं कोटा से हूँ, बिल्कुल चेतन कुमार कोटा से, स्वागत सर। हाथ से बोर्ड पर लिख कर पढ़ाएं, ठीक है वैसा भी करवा देंगे। गुरु जी की पर तैयारी कर रहा हूँ, फॉर्म नहीं हुआ तो थोड़ा सा डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आप पॉजिटिव रहिए। ठीक है, हो गया इतना सबका? लिखने का काम थोड़ा सा जल्दी करें। आगे ये डायग्राम जल्दी से बना लीजिए। ये नहीं बनाना है आपको, ये भी रहने दीजिए। शांतिलाल, मेवाड़ की धरती से प्रणाम, बिल्कुल आज लेट हो गया। बिल्कुल, थैंक यू पूनम चंद। हाँ, पर्ची की कौन सी होती है? झूमिंग कृषि बोलते हैं उनको, अलग अलग क्षेत्र विशेष में अलग बोलते हैं। आंध्रा में अलग बोलेंगे, अपने यहाँ पे मोपा बोल देते हैं, कहीं कुमारी बोल देते हैं, कहीं है। रोपण कृषि, रोपण कृषि देखो सुनिए मेरी बात है, रोपण कृषि अलग होती है। रोपण कृषि का मतलब होता है जैसे चावल क्या है आपकी रोपण कृषि है, तो इस प्रकार की रोपण कृषि कहाँ पर होती है? दक्षिण भारत में भी क्या है, चावल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, अपने यहाँ पर बिहार वाले यूपी वाले तो क्या खाते हैं, चावल सीधा उबाल के खा लेते हैं। दक्षिण भारत में जाओगे तो आपका भी क्या है, इडली डोसा, जो केले के पत्ते लिए उस पर इडली डोसा वगैरह, तो वहाँ पर भी मुख्य खाद्य फूड क्या है उनका, चावल। तो चावल क्या है, रोपण कृषि है। तो ज्यादातर वहाँ पर देखोगे तो आप क्या है, चावल की कृषि देखने को मिलेगी, तो रोपण कृषि। चेतन जल्दी ही शो करेंगे। लिख लिया? लिखो। एचपी यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। पर मैंने एक बात कही, आस पास वाष्पोसर्जन होने के लिए पानी भी तो चाहिए। अब जैसलमेर में अगर पानी होता और वाष्पोसर्जन होता। हाँ। हाँ,
अरावली पर्वतमाला बीच में आके रोकती है, बताएंगे अभी आगे चलेंगे, जब वर्षा पड़ेंगे ना, अपना मानसून पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा बताएंगे। जैसे वृष्टि छाया प्रदेश का नाम सुना होगा आपने, तो वृष्टि छाया प्रदेश की वजह से जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर ज्यादातर वर्षा नहीं होती है। करेंगे, चर्चा करेंगे एक बार। हो गया। बचा है किसी का? है? हाँ। कितना है? हैं? 6000 डिग्री सेल्सियस। कोरोना का है, सूर्य का नहीं है वो। सूर्य का तापमान नहीं है, कोरोना का तापमान है, सूर्य की भारी आउटर लेयर है, और उसमें भी सभी का नहीं है। उसमें भी आप देखेंगे, आप सौर विकिरण है, कृष्ण छिद्र की अगर बात करेंगे तो वहां पर नहीं मिलेगा इतना तापमान। ये वाले बनाने की आवश्यकता थोड़ी है आपको, ये समझ जाओगे वैसे। जल्दी से लिखिए हेडिंग डालिए, राजस्थान की जलवायु की विशेषता। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। ठीक है। पहला लिखना शुष्क व अर्ध शुष्क, शॉर्ट में लिख लीजिए। शुष्क व अर्ध शुष्क, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए जल्दी से। शुष्क व अर्ध शुष्क। वर्षा का असमान एवं अपर्याप्त वितरण। वर्षा का, वर्षा का असमान एवं अपर्याप्त, अपर्याप्त वितरण। तापमान की, तापमान की अति, क्या लिखा बचा है क्या? वर्षा का असमान व अपर्याप्त वितरण, अपर्याप्त वितरण। तीसरा लिखो, तापमान की अधिकता, अतिशयता नहीं लिखा जाता तो लिख दो तापमान की अधिकता एवं विविधता। तापमान की अधिकता एवं विविधता। तापमान की अधिकता एवं विविधता। अत्यधिक दैनिक एवं वार्षिक तापांतर। अत्यधिक दैनिक एवं वार्षिक तापांतर। अत्यधिक दैनिक एवं वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर। अगला लिखो, खड़ वृष्टि, खड़ वृष्टि, खड़ बता दूंगा क्या होती है, आप लिखिए। खड़ या खंड भी बोल देते, देखो ये नीचे लिखा, राजस्थान में, या तो लिख लिख राजस्थान में खंड वृष्टि या खड़ वृष्टि पाई जाती है। एक अतिवृष्टि होती है और एक खड़ वृष्टि है, वो मैं बता दूंगा, एक बार लिख लीजिए। पाई जाती है, उसमें लिखना अधिकांश वर्षा, अधिकांश वर्षा, यहाँ पर जून से सितंबर करना, यहाँ पर जून से सितंबर करेंगे। अधिकांश वर्षा, अधिकांश वर्षा लिखेंगे जून, जून से सितंबर, ब्रैकेट में लिखेंगे 60% वर्षा, 60% वर्षा। ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे दिसंबर जनवरी में, अगला पॉइंट लिखें, दिसंबर जनवरी में मावठ, लिखेंगे आगे दिसंबर, जब भी तो लिख लीजिए, दिसंबर जनवरी में मावठ के रूप में वर्षा, मावठ के रूप में वर्षा। मावठ है, मावठ है, मावठ। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, वर्षा का समय या वर्षा के समय एवं मात्रा में, वर्षा के समय एवं मात्रा में अनिश्चितता, अनिश्चितता, अनिश्चितता। वर्षा के समय और मात्रा में अनिश्चितता, मतलब कोई समय होने का फिक्स नहीं, कभी जल्दी हो गई, कभी देरी से हो गई, कभी अच्छी हो गई तो कभी क्या हो गई, कम हो गई, तो इसी प्रकार की क्या होती है, अनिश्चितता है। हाँ, हाँ, पश्चिमी विक्षोभ इसी को कहते हैं, माउट को कहते हैं। अभी बस आप लिख लीजिए, जब हम माउट पढ़ेंगे वहाँ पे लिखेंगे, इसी को हम पश्चिमी, आपके उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम से जो वर्षा होगी उसी को हम क्या है, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जानते हैं। हाँ बिल्कुल, अलग अलग होना, और कभी उसका टाइम निश्चित नहीं होता, कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है। अगला लिखो, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, एक बार लिख लीजिए, मैं सारे एक साथ समझा दूंगा। प्रभावित करने वाले, सीधा लिख लीजिए प्रभावित करने वाले कारक, और मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना शॉर्ट में, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की, या तो सीधा लिखिए तो प्रभावित, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। इनमें ध्यान रखना, एक एक कारक को पढ़ेंगे समझेंगे तो एक एक कारक समझने के लिए अपन को 15-15 मिनट चाहिए। अब मैं उतना नहीं दूंगा। ठीक है। बस
क्योंकि अक्षांशीय स्थिति क्या होती है क्या नहीं, मैं बस 2 मिनट में समझाऊंगा, 2 मिनट में आपको समझ लेना है। तो पहला पॉइंट लिखो, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति। अब ध्यान रखना, अक्षांशीय स्थिति की अगर बात करते हैं तो 0 डिग्री विषुवत रेखा के जो क्षेत्र जितना पास होगा उतना तापमान उसमें क्या होगा, ज्यादा, और जो क्षेत्र जितना दूर होगा उसमें तापमान उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और ध्यान रखना सूर्य की किरणें भी जो क्षेत्र विषुवत रेखा के जितने पास होगा उतनी लंबवत आएंगी, जो क्षेत्र जितना दूर होगा उतनी उसमें क्या जाएंगे, तिरछी जाएंगे। अब राजस्थान का उत्तरी राजस्थान का भाग है वो तिरछी प्रकाश किरणें प्राप्त करेगा, और दक्षिणी राजस्थान क्या होगा, लंबवत किरणें प्राप्त करेगा, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान है वो ज्यादा किसके पास है, विषुवत रेखा के। बस इतना सा ध्यान रखना। उसमें आपको पता है कि भाई अक्षांशीय स्थिति के कारण ही, अक्षांशीय स्थिति के कारण ही हमने कहा कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उसकी जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंध, और वहीं पर शेष राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो उसी में आपने लिखा अक्षांशीय स्थिति, उसमें लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लो, आपको पहले समझाया हुआ है। राजस्थान की जलवायु उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में होना। हाँ, राजस्थान की जलवायु उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में होना, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में होना, उपोष्ण कटिबंध में होना, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में होना। ठीक है, और आगे डैश करके लिखना, कर्क रेखा के कारण, कर्क रेखा के कारण। और कर्क रेखा क्या है, अक्षांश रेखा ही है आपके। कर्क रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा ही है, तो कर्क रेखा के कारण। दूसरा कारण लिखेंगे, दूसरा कारण लिखेंगे समुद्र से दूरी, समुद्र तट से दूरी भी कह सकते हो, समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी। अब ध्यान देना, अब आपने देखा, अगर हम आगे पढ़ेंगे कि भाई बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में आर्द्रता कम आती है क्योंकि लंबी दूरी तय करके आता है 2900 किलोमीटर की। वहीं 400 किलोमीटर की दूरी तय करके कौन आता है आपका, अरब सागर की शाखा। तो समुद्र से जितना दूर होंगे उतनी ज्यादा जो आपकी आर्द्रता है, जो नमी है, जो पवने लेके आई है, उतना ही वो क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कम होती जाएंगे। ठीक है, तो वहीं पर हमने लिखा कि समुद्र तट से दूरी होने के कारण है यहाँ पर क्या होगा, जलवायु पर समुद्र के समकारी प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। अभी मैंने कहा कि दक्षिणी राजस्थान, सॉरी दक्षिणी आप उसमें जाओगे भारत में, तो वहां पर सर्दी गर्मी इतनी ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जब सर्दियों में यहाँ पर आप 2-2 4-4 रजाइयाँ ओढ़कर सोते हो, वहीं पर सर्दियों के भरे मौसम में वहाँ पर पंखा चला के सोते हैं दक्षिणी भारत में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सागरीय महासागर पास में होता है, तो महासागरीय प्रभाव होता है। अपने यहाँ पर महासागर दूर है, तो यहाँ पर अपना जो प्रभाव होता है कौन, महाद्वीपीयता का प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है, महाद्वीपीयता का प्रभाव होता है। तो उसी में आप डैश करके लिख लेना, सागर से दूर होने के कारण, सागर से, अब इसको मैं समझाऊं तो बहुत बड़ा पार्ट चला जाएगा, पर बस आप लिख लीजिए, सागर से दूर होने के कारण, राजस्थान में, राजस्थान में महाद्वीपीयता का प्रभाव, महाद्वीपीयता का प्रभाव सागर से दूर होने के कारण, राजस्थान में महाद्वीपीयता, ये देखो ये लिखा हुआ महाद्वीपीयता, महाद्वीपीयता का प्रभाव अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। ठीक है, और उसी में आगे नीचे नोट डाल के लिख लेना कि दूरी, राजस्थान की दूरी, आप नीचे लिखो राजस्थान की दूरी, ऐसे लिखो राजस्थान की दूरी। हाँ, उसी के नीचे अगली लाइन में लिखना राजस्थान, राजस्थान की दूरी, राजस्थान की दूरी, राजस्थान की दूरी। और राजस्थान की दूरी में लिखना, पहला लिखना बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से डैश करके लिखना 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी से 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और दूसरा पॉइंट इसी में लिखना, अरब सागर से 400 किलोमीटर, अरब सागर से, अरब सागर से 400 किलोमीटर, अरब सागर से 400 किलोमीटर। ठीक है, एक छोटा सा इसमें डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो आप, मैं इधर बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप कहेंगे यहाँ पर क्या है, अरब सागर, अरब सागर, और यहाँ से अरब सागर से एक निशान लगा देना आप ऐसे एरो, और लिख देना 400 किलोमीटर। इधर आप उस साइड में आपके पास स्पेस है तो थोड़ा उधर कर लेना इसको, और यहाँ से इसको लिख देना बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ से जो आपकी दूरी है वो कितनी है, आप कहेंगे 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी किधर पड़ेगी, वो ध्यान रखना, वो इधर ही पड़ेगी। जब इंडिया का मैप देखते हो ना आप, इंडिया का मैप, ऐसे इंडिया का मैप देखते हैं, तो इधर आपका क्या देखने को मिलता है, अरब सागर। ये क्या है आपका, इधर क्या है, ये इधर क्या है आपका अरब सागर, इधर क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है, कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर ये जो आपका दिखाई दे रहा है पार्ट, ये क्या है आपकी खंबात की खाड़ी, ये क्या कहलाती है, खंबात की खाड़ी। तो
कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी आपकी इस वाले पार्ट में यानी अरब सागर वाले पार्ट में आपको दिखाई देंगे। वॉल्यूम नहीं आ रही मुखराज, बाकी सभी विद्यार्थियों को भी समस्या हो रही है क्या? शीलू फौजी, पटवारी में आया सर क्वेश्चन, कौन सा आया था क्वेश्चन? पटवारी के जब क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादातर जो आपको करवाए उसी में से था जो टॉपिक आपके करवाए, शेष रहे हैं टॉपिक में भी आपका जब लास्ट में आपका होगा तो आप देखेंगे लगभग सारे टॉपिक है जो जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे आपके सिलेबस में इसी में से हैं, इसमें कोई डाउट किसी को? उसके बाद में आगे लिखना धरातल या उच्चावच, धरातल या उच्चावच या बनावट। अगला पॉइंट लिखना धरातल या उच्चावच, उच्चावच, धरातल या उच्चावच एवं बनावट, ऐसे लिख लेना धरातल या उच्चावच एवं, धरातल या उच्चावच एवं बनावट। वीडियो एंड ऑडियो एवरीथिंग ओके। मुखराज आप ही के फोन में थोड़ी समस्या हो रही है, एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए उसको, ठीक है ठीक है। अब धरातलीय उच्चावच ये कैसे प्रभावित करते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो? अब ध्यान देना, आप देखते हैं धरातलीय उच्चावच की अगर मैं बात करूं, जैसे धरातलीय उच्चावच, धरातलीय उच्चावच, धरातलीय उच्चावच में आप मुख्य रूप से क्या बिंदु देखते हैं? आप कहेंगे सर हम जब सागर से देखते हैं, सागर से देखते तो पहले तो कहेंगे सर हमारे पास क्या आता है, तटीय क्षेत्र आते हैं, तटीय क्षेत्र के बाद में जैसे मैदान आ गए, आप कहेंगे पहले तटीय क्षेत्र आया, तटीय क्षेत्र से आपका मैदान आया, मैदान के बाद में आप कहेंगे सर पठारी भाग आया, पठारी भाग के बाद में आप कहेंगे सर पर्वतीय भाग आया, और इधर का जो आगे का भाग है वो आप कहेंगे सर हमारा क्या है, आपका इधर हमारा क्या है, सागर है, इधर का भाग हमारा क्या है, सागर है, ठीक है। और ध्यान रखना अगर समुद्र तल से 200 मीटर की जो ऊंचाई का जो 200 मीटर ऊंचाई का जो भूभाग होता है, जो प्लेन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैदान। और समुद्र तल से आपका 600 मीटर ऊंचाई का जो भाग होता है, उसे जो ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होता है, उसे क्या कहते हैं, पठार। ये तो आपका क्या कहलाएगा, मैदान, और ये क्या कहलाएगा, आपका पठार। शर्त ये होनी चाहिए कि आपका बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। और आप कहेंगे सर जो शिखरनुमा जो आपके 1000 मीटर तक से ऊपर के जो शिखर होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, पर्वत, क्या बोलते हैं, पर्वत के नाम से जानते हैं। अब एक बात बताओ, इधर से जब सागर से आपकी पवनें चलती हैं, अब ये सागर से पवन चल रही है, ये सागर से एक पवन आ रही है, तो इसमें सबसे ज्यादा पवनों को रोकने की क्षमता किसकी है, मैदान की है, पठार की है, या पर्वत की है? पर्वत की, जो जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ज्यादा रोकेगा। तो ध्यान रखना इसी को हम क्या कहते हैं, उच्चावचीय भिन्नताएं। कहीं पर हमें मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, पर्वत दिखाई दे रहे हैं। और जितनी ज्यादा, ये देखो यहाँ पर ये है, ये पवनें आ रही हैं, ये पवनें आ रही हैं ऐसे, ठीक है। आप कहेंगे सागर से ये पवनों की ये मोटाई ये आ रही है, तो आप कहेंगे सर मैदान है, उसकी ऊंचाई बहुत कम है, तो बहुत कम पवनों को रोक पाएगा। पठार थोड़ी सी ज्यादा को रोका, और जितनी ज्यादा पवनों को रोकेगा उतनी ज्यादा वर्षा होने की संभावना क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। तो इसलिए क्या है, ये प्रभावित करेगा नहीं करेगा किसी जलवायु की, ठीक है। और इसीलिए आपको पता है कि इस पर्वत के दूसरी साइड का जो भाग है, ये तो क्या है, अभिमुख भाग होता है, क्या होता है, अभिमुख भाग होता है। अभिमुख भाग का मतलब क्या होता है, जिधर से पवनें आ रही हैं। और हमेशा ध्यान रखना अभिमुख भाग पर क्या होती है, वर्षा होती है, क्या होती है, वर्षा होती है। और इधर का जो पर्वत का दूसरा भाग होता है उसे बोला जाता है विमुख भाग, क्या बोला जाता है, विमुख भाग है। विमुख का मतलब पवन की दिशा के विपरीत दिशा में, पवन की दिशा के विपरीत दिशा में। और यहाँ पर जो विमुख भाग पर आपकी क्या पाई जाती है, वृष्टि छाया प्रदेश, जो अभी पूछ रहे हैं ना, वृष्टि छाया प्रदेश, आगे बताऊंगा क्या होता है वृष्टि छाया प्रदेश। तो एक बात बताओ, इस धरातलीय उच्चावच ने यहाँ की जलवायु को प्रभावित किया नहीं किया? बोले जिस दिशा में आ रही है वहाँ पे तो अच्छी वर्षा, और पीछे की जलवायु बिल्कुल क्या है, आपकी शुष्क जलवायु है, ठीक है। आप कहेंगे सर इधर की जलवायु हो वो तो क्या होगी, आर्द्र जलवायु, क्या होगी, आर्द्र जलवायु। और इस पर्वत के तो आपके धरातलीय उच्चावच ने किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित किया नहीं किया, तो वही इसमें लिखा हुआ है। जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, इतना सा छोटा सा, अगर समझ रहे हो तो वैसे रहने दीजिए। जो बना रहे हो, जिसको नहीं बनाना वो नहीं बनाए, जिसको बनाना है वो जल्दी से बनाएगा। पहले पेंदा नहीं होता, पेंदे को नीतल बोलते हैं, ध्यान रखना। और ऊपर की जो सतह होती है पानी की, उसको तल बोला जाता है। अंजू नमस्ते सर, आज लेट हो गए। सतीश चंद्र राधे राधे, आप भी लेट हो गए आज, या नमस्ते अभी किया है, क्लास पहले से ले रहे हो, नमस्ते अभी किया है, चलो ठीक है अब नमस्ते कर लेते हैं। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? मतलब इसका मतलब क्या, देखो ना तो हाँ ना मतलब क्या सर अपने कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। हो गया, हो गया होगा तो। रावत राजेश, नोट्स मिल जाएंगे क्या? नोट्स आप किसी विद्यार्थी से कोई आप, अब क्या है कि
सभी क्या है कि चाहते हैं कि सर पहले मैं लग जाऊं फिर बाद में। हैं? सतीश चंद्र मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से, राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे। क्या है कि नोट्स है एक जो व्यक्ति विशेष है किसी पर्टिकुलर इंसान को ही शेयर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि चलो आप वाले में तो क्या है कि आपकी जो तैयारी है वो ऐसी है जिसमें महिला वर्ग कम फॉर्म वगैरह अप्लाई करती है। इसमें जैसे ग्रेड वाली होती है ना, जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जो टीचर वाली होती हैं, उसमें आधे से ज़्यादा तो आप जैसे युवा बहुत ही सुंदर नोट्स बनाते हैं किसी और के लिए, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मतलब अच्छे से नोट्स वगैरह सामग्री पका के पूरी दी जाती है कि हाँ जी आप पढ़िए हैं, तो समाज सेवा में ज़्यादा बिजी रहते हैं। मेरे को जरूर चाहिए, देखिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। देखूंगा, ठीक है। समाज सेवी बहुत हैं यहाँ पर, और विशेषकर बेचारे पुरुष वर्ग को नहीं, महिला वर्ग को जल्दी सेवा दे देते हैं। हाँ हाँ बताइए। हाँ 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 बताएंगे बताएंगे। हाँ आगे आएगा सारा, आगे आएगा सारा, क्योंकि अरब सागर की शाखा अरावली के समानांतर होती है, और ध्यान रखना पर्वत जब तक नहीं होगा, जब तक रुकावट नहीं आएगी, वर्षा नहीं होगी, करेंगे आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे आगे क्या अपन, चलो पीछे वाला एक रह रहा है ना, उसमें अरावली की स्थिति लिख लीजिए। अगला पॉइंट है अरावली की स्थिति। अरावली की स्थिति, ओम प्रकाश वो 12 वाले भाई, भाई साहब आ ही नहीं रहे। 12 वो के क्या थे, वो 12 वाले थे, है क्या अभी क्लास में? 12 से कौन था? वो आए नहीं, वो पहले तो जाने वाले नहीं थे कि बोली राखी पे नहीं जाऊंगा घर पे, अब वो जाने के बाद वो आए। क्या है कि काफ़ी क्या होता है कि भाई आते हैं पूरे जोश के साथ में, लेकिन रास्ता भटक जाते हैं, फिर उनका जो टाइम है वो कहीं और जाने लगता है। फिर 12 बजे बाद सोने वाले कितने हैं रात को, और 2 बजे तक सोने वाले? तो कहने का मतलब कोई सहायक सामग्री है पास में, तो फिर की संभावना 2 बजे तक सोने वालों के लिए तो यही है कि भाई और बताओ और बताओ, है क्योंकि है, समझ ही रहे हैं। जो, और 10 बजे तक सोने वाले कौन? 10 बजे तक सोने वाले कितने क्लास में हैं? 1 2, और 11 बजे तक? अच्छा ये, अच्छा, तो यहाँ 10 11 तक कैटेगरी ठीक है मतलब, और उसके बाद वाली कैटेगरी है क्या तो व्हाट्सअप वाले, या फिर आपके फ़ोन वाली, और उसमें भी फ़ोन में बातें कुछ नहीं होती हैं उनकी, बातें कुछ नहीं होंगी, बातें वही चलती हैं उनकी 2 4 बातें, 2 ही चीज़ें होती हैं। अब कोई भी आप सवाल की बात है, रोजाना बात करो, आप आगे बढ़ो, और भाई कैसे दिन कैसा रहा, ठीक था, खाना वाना ठीक है, तबीयत पानी ठीक है, घर पे मम्मी पापा ठीक है, और पढ़ाई लिखाई ठीक है, 7वीं 8वीं बात खत्म, उसके बाद में कोई बात नहीं है उनकी, फिर वो उधर फ़ोन पे ईयरफोन लगा रखा है या उधर है। अब खाना भी बना रहे हैं तो एक भाई साहब जैसे हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो हॉस्टल में वहाँ पे जब पीजी में थे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कान कैसे लगे पड़े, पसीना पसीना हो रखे हैं, और वो वहाँ पे और फ़ोन नहीं रख रहे हैं। अरे मैंने कहा 2 मिनट बाद में कर ले, बोल नहीं नहीं आगे वाला नाराज हो जाए। फिर जैसा भी है, फिर उसके बाद में रात को भी अब समस्या हो जाती है एक रूम में रहने वाले के लिए। अब अलग अलग सेपरेट रूम है तो आराम से 2 2 3 3 बजे तक, अब उसमें समस्या हो जाती है कि एक तो नहीं है उसके लिए और एक है उसके लिए। है वाले को लगता है कि बाहर कहाँ बात करूँ, नहीं वाले को लगता है ये रात भर मेरे को नहीं सोने देगा, हैं? और उसमें कुछ नहीं, एक रील आई थी ना उसमें वो लगे पड़े हैं बातों में, अब बात क्या करें, 2 4 मिनट में खत्म। फिर उधर से वो कहता और बताओ, बोले और ठीक आप बताओ, फिर थोड़ी देर में उधर से कहता आप बताओ और बताओ आप बताओ और बताओ आप बताओ, ठीक ये चल रही है, और रात के 2 बजे जा रहे हैं। पास वाला फिर वो कहता है, वो एक रील एक आई थी कोई इंस्टा पे, उसमें पास में वो सो रहा होता है, बोले तेरे से नहीं बताया जा रहा, मेरे को दे मैं बता देता हूँ। तो वही, और उसके पीछे भी कारण क्या हो, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट ही है। नहीं तो खा के बोला चल ठीक है 10 बजे आपने फोन रख दिया, बोला चल ठीक है सोते हैं। अब सोते तो तब है ना आपको लग रहा है कि मैंने फोन रख दिया और कहीं दूसरी घंटी चलेगी तो है। अब इसलिए आप उस सिचुएशन पे लाके छोड़ते हो सामने वाले को कि दूसरी घंटी आने का चांस ही नहीं है, 2 बजे छोड़ा तो अब तो सोएगा ही, अब तो सोएगा ही, और इसी चक्कर में आपका और बताओ चल रहा है, ठीक है। छोड़ी, उसी में आप लिखो आगे अरावली की स्थिति, और अरावली की स्थिति में आप डैश करके लिखे अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा अरावली के समानांतर होने के कारण, अरावली के समानांतर होने के कारण बिना वर्षा कराए, स्पीड थोड़ी लिखे बढ़ने की लिखने की बढ़ाएं, अरावली के समानांतर होने के कारण, समानांतर होने के कारण, होने के कारण बिना वर्षा किए, बिना वर्षा किए, समानांतर होने के कारण बिना वर्षा किए आगे निकल जाती है। शंकर स्पीड बढ़ाओ पढ़ाने की, बिल्कुल शंकर थोड़ा सा स्पीड कीजिए। चेतन 3 सर रात को 3:11 तक, पूनम न फ़ोन है न व्हाट्सअप है न सोशल मीडिया है, अच्छी बात। लैपटॉप में ले रहा है भाई, लैपटॉप में ले रहा है यार, ऐसे कैसे क्लास। वही, आप तो वैसी बात कर रहे हो जो कि भाई, जैसे हमारे एक मित्र हुआ करते रत्नेश करके, ठीक है, और वो रात को दुकान थी वो बंद हो गई, मतलब फिर वो दुकान वाले के घर के उसके पास में था, तो फिर बाद में वो कोई सामान लेना था उसको, रात को 11 साढ़े 11 12 हो रखे,
अब वो दुकान बंद हो गई तो वो बोला, वो बाहर से चिल्लाया, बोला अंकल, फिर बाद में बोला कि हाँ, फिर बाद में बोला कि सर सो रहे हो, जग रहे हो? बोलो सो गया। फिर कहता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो बोला आइए सामान दे दीजिए। तो वैसे कहानी कर रहे हो, ठीक है। उसी में आगे लिखो, बंगाल की खाड़ी की शाखा के लंबवत होने के कारण, आगे लिखना उसी में, बंगाल की खाड़ी, उसी में अगली लाइन लिखना, बंगाल की खाड़ी, आगे एक लाइन और लिख लीजिए नीचे, बंगाल की खाड़ी है यहाँ से, बंगाल की खाड़ी की शाखा के लंबवत होने के कारण, लंबवत होने, शाखा के लंबवत, लंबवत होने के कारण, शाखा के लंबवत होने के कारण, होने के कारण इस शाखा से वर्षा होती है। इस शाखा से पूर्वी राजस्थान में, ऐसा करना, इस शाखा से पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है। इस शाखा से पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है। 3 घंटे की क्लास करेंगे बिल्कुल, एक बार थोड़ा सा बात करेंगे सर से, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, सबसे लास्ट पॉइंट, वनस्पति की सघनता, वनस्पति की सघनता। हाँ, अगला पॉइंट लिखना, वनस्पति की सघनता, वनस्पति की सघनता, ठीक है। उसमें आगे लिखना, जिस क्षेत्र में वनस्पति ज्यादा, जिस क्षेत्र में वनस्पति की सघनता, सघनता नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ, वनस्पति की सघनता, सघनता। उसमें लिखें, जिस क्षेत्र में वनस्पति अधिक, जिस क्षेत्र में वनस्पति अधिक, अधिक अधिक, जिस क्षेत्र में वनस्पति अधिक, वनस्पति अधिक, वहां वर्षा की मात्रा अधिक, वहां वर्षा की मात्रा अधिक। अब एक बात, पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति ज्यादा है पूर्वी राजस्थान में, तो वर्षा किधर होगी? पूर्वी राजस्थान में। और ब्रैकेट में लिखना इसीलिए, ब्रैकेट में लिख लो इसीलिए, ब्रैकेट में लिखो इसीलिए, इसीलिए पश्चिमी राजस्थान की तुलना, पश्चिमी राजस्थान की तुलना पूर्वी राजस्थान में, इसलिए पश्चिमी राजस्थान की तुलना पूर्वी राजस्थान में वर्षा अधिक, पश्चिमी राजस्थान की तुलना पूर्वी राजस्थान में, इसलिए पश्चिमी राजस्थान की तुलना पूर्वी राजस्थान में वर्षा अधिक, वर्षा अधिक, ठीक है। चलिए उसी में आगे दिया है कि भाई 3 ऋतुएं हैं, उनके अनुसार बांटा गया। तो ये छोड़ दिया, सीधा सा लिखिए ग्रीष्म ऋतु, हेडिंग डाल लीजिए ग्रीष्म ऋतु, सबसे पहले हेडिंग डालें ग्रीष्म ऋतु। कहने का मतलब 3 ऋतुएं होती है मुख्य रूप से, तो क्या होती है आपकी? ग्रीष्म ऋतु, एक वर्षा ऋतु, और एक क्या होती है आपकी? शीत ऋतु। वैसे तो हम ज्यादा में बांटते हैं, उसमें हेमंत ऋतु है, आपकी शिशिर ऋतु है, या बसंत ऋतु है, उनको भी शामिल कर देते हैं। वैसे तो क्या होती है, 6 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। तो उसी में तो पहली ऋतु आप लिख लीजिए उसमें ग्रीष्म ऋतु। अब एक बात हो, ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज्यादा होगा कम होगा? तो अगर आपको कहा जाए कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज्यादा है कम है? ज्यादा है। अगर तापमान ज्यादा होगा तो राजस्थान में वायुदाब कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा, स्वाभाविक सी बात है, तापमान ज्यादा तो वायुदाब क्या होगा? कम। और वायुदाब कम होगा तो भारी क्षेत्र से हवा आएंगी या जाएंगे? बिल्कुल। आप कहेंगे सर निम्न वायुदाब है तो दूसरे क्षेत्र की हवाएं आती हैं, और इसीलिए पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहां पर तापमान ज्यादा होता है और वायुदाब सबसे कम होता है राजस्थान में। और इसीलिए क्या है कि सबसे पहले जो आपके जो यहाँ पर जो पवने आएंगे वो कहाँ पर, अगर पूछा जाए कि राजस्थान में मानसून को आकर्षित करने का सबसे ज्यादा जो कार्य कौन करता है, तो पश्चिमी राजस्थान करता है। कौन सा करेगा? पश्चिमी राजस्थान, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, तापमान अधिक होता है, वायुदाब क्या होता है? कम होता है, लो प्रेशर का बेल्ट होता है, ठीक है। तो उसी में आप लिखेंगे, आपको पता है, देखो ये तो मैंने बता दिया, ये लाइन लिखने की आवश्यकता है क्या? 21 मार्च के बाद में सूर्य का क्या होता है आपका? उत्तरायण होना। मतलब 21 मार्च को सूर्य कहां पर है, मैंने बहुत बार बता दिया आपको, कहां पर? विषुवत रेखा पर। 22 मार्च को एक कदम किधर रखेगा? उत्तरी गोलार्ध में। और कहां तक जाएगा? 21 जून तक कहां पर जाएगा वो? कर्क रेखा तक। और जैसे ही 22 जून आएगी वापस से नीचे की तरफ आना शुरू होगा, और 23 सितंबर को वापस कहां पे आता है आपका? विषुवत रेखा पर। और इसी दौरान जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें क्या रहेगी आपकी? ग्रीष्म ऋतु आपको देखने को मिलेगी। तो ये पहली वाली लाइन है, ये आपको लिखने की आवश्यकता है। 21 मार्च के बाद में सूर्य का उत्तरायण होने के कारण राजस्थान में तापमान में वृद्धि होना शुरू होता है। एक मैं लिखवा रहा हूं, वैसे लाइन लिख लेना। उसमें लिखो 21 मार्च के बाद, 21 मार्च के बाद हाँ नहीं, इसी ग्रीष्म ऋतु में लिखना है आपको। 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में, 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत, लंबवत गिरती हैं, गिरती हैं, जिससे जिससे राजस्थान में, राजस्थान में, जिससे राजस्थान में उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब तथा निम्न, सॉरी उच्च तापमान, सॉरी उच्च तापमान करना, वायुदाब मत करना, उच्च तापमान तथा निम्न वायुदाब, उच्च तापमान तथा निम्न वायुदाब, उच्च तापमान करना, उच्च तापमान तथा निम्न वायुदाब, उच्च तापमान तथा निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है, स्थिति बनती है। सतीश चंद्र आप हमारे मैसेज पढ़ते हैं तो लगता है जयपुर में, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि भाई अगला पॉइंट लिखें 21 जून को, आप लिखें अगला पॉइंट 21 जून को, अगला पॉइंट लिखना 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर लंबवत, लंबवत 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत
चमकता चमकता, जिससे 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 राजस्थान में सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात, राजस्थान में सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात, सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है, सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, बाकी तापांतर वाला पढ़ेंगे ना, वहां पे देखेंगे कि सबसे तिरछा कहाँ पे आ रहा है, गंगानगर में आती है, सबसे लंबा कहाँ पे आ रही है, आपके बांसवाड़ा में आ रही है, वो वहां पर देख लेंगे। ठीक है, उसी में आगे लिख लो। उस हाँ, 9 शैडो जोन आपका बांसवाड़ा में पाया जाता है, मैंने लिखवाया है, पहले लिखवा दिया मैंने है? हाँ, 21 जून को बांसवाड़ा में मैंने जो वो पढ़ाई ना कर्क रेखा, वहां पे लिखवाया हुआ है। ठीक है, छाया नहीं बनती है। 9 शैडो जोन मतलब सूर्य बिल्कुल लंबा होगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी आपकी छाया नहीं बनेगी, और उसी दिन आपके कुएं का जो पेंदा होता है ना, तल होता है, वहां तक सूर्य का प्रकाश लंबा जाता है बांसवाड़ा में। हाँ, 21 जून को, 21 जून को। ठीक है, उसी में आगे लिखना राजस्थान का औसत तापमान, या आपको पता है राजस्थान के बारे में बात हो रही तो राजस्थान का लगाने की आवश्यकता नहीं, औसत तापमान भी आप लिख सकते हैं, औसत तापमान। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान आपने चूरू लिखा, हाँ हाँ, पूरा चूरू ही होगा, स्थान चूरू होगा पूनम। जिले की अगर बात करेंगे तो आपका जैसलमेर होगा, मैं समझाऊंगा, एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए। बताओ बताओ के चक्कर में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बतवो बेच बट बटो बेचने लग जाएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? आगे बताएंगे तो आगे तो एक ही चीज बार बार रिपीट क्यों करेंगे, जब टॉपिक आएगा तो बताएंगे ना उसको, अभी बताएं फिर वहां पर वापस बताएं तो क्यों समय खराब करेंगे। आगे लिखो राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, अच्छा औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। वृष्टि छाया प्रदेश बता रखा है, बताएंगे वृष्टि छाया प्रदेश का भी। ठीक है, उसी में ध्यान ध्यान रखना सर्वाधिक दैनिक तापांतर ब्रैकेट में लिखना स्थान, सर्वाधिक दैनिक तापांतर ब्रैकेट में लिखना स्थान, स्थान सर्वाधिक दैनिक तापांतर ब्रैकेट में लिखना स्थान, कहां पर? चूरू। ठीक है, अगला लिखना सर्वाधिक वेस्ट आपका वार्षिक तापांतर, यहां पर देखो दैनिक लिखा है और यहां पर वार्षिक लिखा है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू, क्या होगा? चूरू। वार्षिक तापांतर मैंने देखो बताऊंगा आगे आपको, वार्षिक तापांतर एक साल का सबसे गर्म और ठंडा, दैनिक तापांतर एक दिन का, दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर होगा, वार्षिक तापांतर का जिला कौन सा होगा आपका? चूरू होगा। सर्वाधिक क्या लिखा है? वार्षिक तापांतर लिखा है, दैनिक तापांतर ये स्थान लिखा है, यहाँ जिला लिखा है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? आप लिखो, मैं समझाऊंगा। देखो एक तो लिखा है मैंने स्थान दैनिक तापांतर, और एक लिखा है मैंने वार्षिक तापांतर है। एक में यहाँ पर अगर मैंने स्थान लिखा तो यहाँ पर क्या है? दैनिक है, और यहाँ पर मैंने वार्षिक लिखा तो यहाँ पर क्या लिखा है? जिला लिखा है। और नीचे आप देखोगे ना, यहाँ पर न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला तो मैंने क्या लिखा है? डूंगरपुर। और न्यूनतम आपका जो वार्षिक तापांतर और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला अगर जिला की बात करेंगे तो भी आपका क्या है? डूंगरपुर है। यहाँ पर आप कहेंगे न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जो स्थान है वो क्या है आपका? माउंट आबू। और दैनिक देखो यहाँ पर दैनिक तापांतर वाला जो जिला है सर्वाधिक वाला, तो कौन सा होगा आपका? जैसलमेर। तो दैनिक और वार्षिक को ध्यान में रखना है और स्थान और जिले को ध्यान में रखना है। आप कहेंगे सर इतनी बला कौन याद करे, है? कोई नहीं, याद करवा देंगे, कल आपको याद हो जाएगा पूरा, आपको रटवा देंगे यहीं पे। ठीक है, इतना आप कर लीजिए, बाकी कल की क्लास में हम देखेंगे।